बेटा, मेरी ये हालत। बर्फीली तूफानी रात में एक पुराने से छोले भटूरे के ढाबे के अंदर एक औरत घुटनों के बल बैठी थी। उसने कांपते हुए हाथों से मैल से सने एक बच्चे के गालों को थामा, उसे सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। ढाबे के बाहर 4 काली लग्जरी गाड़ियां कतार में खड़ी थीं और काले सूट पहने कई बॉडीगार्ड्स अंदर तो आ गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस औरत को रोक सके। आखिर रोकते भी कैसे? आदित्य ग्रुप की चेयरपर्सन आद्या मेहरा, भारत की गिनी चुनी सबसे बड़ी उद्योगपतियों में से एक, धूल भरे फर्श पर बैठकर एक छोटे बच्चे को पखे बिलक बिलक कर रो रही थी। आखिर 17 साल पुराने पीले पा चुके एक चेक में ऐसी क्या कहानी छिपी थी कि यह अरबपति औरत इस तरह घुटनों के बल बैठकर रो रही थी? और ये बच्चे सर्दियों की इस रात में इतने पतले कपड़े पहने भूखे चेहरों के साथ छोले भटूरे क्यों खा रहे थे? कहानी शुरू करने से पहले सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर दबाएं। आप यह कहानी कहां से सुन रहे हैं कमेंट में बताएं। हम वहां आपके लिए ढेर सारा प्यार और दुआएं भेजेंगे। तो चलिए उस दिल दहला देने वाली कहानी की दुनिया में चलते हैं। कहानी 17 साल पहले दिल्ली की एक आलीशान कोठी से शुरू होती है। आदित्य ग्रुप को चलाने वाले श्री मेहरा की 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी आद्या, दूसरी दिव्या और सबसे छोटी प्रिया। तीनों में बचपन से ही बहुत प्यार था। खासकर अपनी छोटी बहन प्रिया से 10 साल बड़ी आद्या उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। लेकिन समस्या तब खड़ी हुई जब प्रिया 20 साल की हुई। वह कम उम्र में ही गर्भवती हो गई थी। लड़के का नाम रोहन शर्मा था, जो खुद को एक उभरता हुआ युवा बिजनेसमैन बताता था। लेकिन पिता श्री मेहरा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। कौन है वो लाख का? न कोई खानदान, न कोई हैसियत, कुछ भी तो नहीं है उसका। श्री मेहरा ने इस शादी के लिए साफ मना कर दिया। उनकी बेटी अभी कॉलेज में थी और गर्भवती हो गई थी। यह सदमा तो था ही, पर लाखे का परिवार उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। भले ही वो बिजनेस करता हो, पर भरोसे लायक नहीं लग रहा था। लेकिन प्यार में अंधी 20 साल की प्रिया ने पिता की एक न सुनी। बात इतनी बहा गई कि बाप बेटी में भयंकर बहस हुई और आखिर में वो शब्द कह दिए गए जो नहीं कहने चाहिए थे। पापा, आप क्या जाने, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बांध लाने की? श्री मेहरा की गरजती आवाज़ ने पूरी कोठी को हिला दिया। वो अपनी छोटी बेटी को जान से ज्यादा चाहते थे, पर इस बार पीछे हटने को तैयार नहीं थे। गुस्से से लाल आंखों से मेज पर हाथ पटकते पिता के सामने प्रिया ने सिर नहीं झुकाया। शायद पेट में पल रहा बच्चा उसे हिम्मत दे रहा था, या फिर अपने प्यार को बचाने का जुनून था। 20 साल की प्रिया ने अपनी जिंदगी में पहली बार अपने पिता का सामना किया। पापा, मैं शादी करूंगी, आप इजाजत दें या न दें, मैं शादी उसी से करूंगी। यह सुनते ही श्री मेहरा का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में बिजनेस की बड़ी बड़ी मीटिंग्स में कभी हार नहीं मानी थी, और आज उनकी 20 साल की बेटी उन्हें सीधी चुनौती दे रही थी। गुस्से ने उनकी समझ पर पर्दा डाल दिया। श्री मेहरा ने कांपती उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, ठीक है, अगर वो ला का इतना ही पसंद है तो अभी इसी वक्त निकल जाओ यहां से। जब तक मैं हिंदा हूं तुम मेरी बेटी नहीं हो। प्रिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पिता ऐसा कहेंगे, पर अब वह भी पीछे नहीं हट सकती थी। पेट में पल रहे बच्चे और उस पर भरोसा करके इंतजार कर रहे रोहन के बारे में सोचकर वह घुटने नहीं टेक सकती। प्रिया ने आंसू पोंछे और सिर उठाकर कहा, ठीक है पापा, मैं जा रही हूं, लेकिन आप पछताएंगे। इतना कहकर प्रिया अपने कमरे की ओर भागी। जल्दी जल्दी अपना सामान एक बैग में भरा और हमेशा के लिए उस घर से निकल पड़ी। तभी दरवाजे पर किसी ने उसकी बांह पकड़ ली। वह उसकी बही बहन आद्या थी। प्रिया, रुक जा, बस 1 मिनट रुक जा। आद्या की आंखों में भी आंसू भरे थे। उसने 10 साल छोटी इस बहन को अपनी बेटी की तरह पाला था। जब प्रिया का स्कूल में पहला दिन था तो आद्या ही उसका हाथ पकड़कर गेट पर फोटो खिंचवाने ले गई थी। जब स्कूल में उसे कोई परेशान करता था तो आद्या ही स्कूल जाकर सबकी खबर लेती थी। और आज वही बहन खाली हाथ घर छोड़कर जा रही थी। दीदी, मुझे जाना होगा। पापा, जानती हूं, पर कम से कम ये तो लेती जा। आद्या ने अपनी जेब से एक मुआ हुआ कागज निकाला। यह 1 लाख रुपये का एक बेयरर चेक था। उस फुमाने में यह बहुत बहुत बड़ी रकम थी। प्रिया ने सिर हिलाया। नहीं दीदी, ये मैं नहीं ले सकती। मेरी वजह से आप पर पापा गुस्सा करेंगे। पगली, ये मेरे इमरजेंसी फंड के पैसे हैं, पापा के नहीं हैं। आद्या ने बर्दस्ती वो चेक प्रिया की जेब में डाल दिया।
फिर उसने अपनी बहन का हाथ कसकर पकाते हुए कहा, प्रिया, ये एक तावीज़ है। जब सच में मरने जैसी नौबत आ जाए, सिर्फ तभी इसे इस्तेमाल करना, और उस वक्त मुझे फोन जरूर करना, समझी? प्रिया ने जवाब देने के बजाय अपनी बहन को कसकर गले लगा लिया। दोनों बहनें देर तक यूं ही खाए होकर रोती रहीं। प्रिया को भेजने से पहले आद्या ने चेक के पीछे पेन से कुछ लिखा, मेरी प्यारी बहन प्रिया के लिए, और उसके नीचे छोटे अक्षरों में लिखा, जब सच में बहुत मुश्किल हो तभी इस्तेमाल करना और मुझे जोन जरूर करना। यह 17 साल पहले दो बहनों का आखिरी बार गले मिलना था। घर से निकलने के बाद प्रिया ने रोहन के साथ एक छोटे से बरसाती कमरे में अपनी नई जिंदगी शुरू की। शुरुआत में सब ठीक था। रोहन एक जोशीला नौजवान था और अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे के लिए दिन रात मेहनत करता था। भले ही उसे मायके से निकाल दिया गया था, पर प्रिया अपने प्यार के साथ रहकर खुश थी। उसे वो छोटा सा कमरा महल जैसा लगता था और दाल रोटी भी अमृत जैसी लगती थी। कुछ महीने बाद प्रिया ने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। उसका नाम अनन्या रखा, अनन्या शर्मा। रोहन ने अपनी नन्ही सी बेटी को गोद में उठाकर खुशी के आंसुओं से कहा, प्रिया, शुक्रिया, मैं इस बच्ची को बहुत अच्छे से पालूंगा। तुमने जो तकलीफ सही है, मैं उसका कर्ज जरूर चुकाऊंगा। यह सुनकर प्रिया को यकीन हो गया कि उसका फैसला गलत नहीं था। पापा कुछ भी कहें, दुनिया कुछ भी कहे, इस इंसान के साथ वह हमेशा खुश रहेगी। लेकिन असल जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। अनन्या के जन्म के 6 महीने बाद ही रोहन के बिजनेस में मुश्किलें आने लगीं। एक एक करके ग्राहक छूटते गए और आखिर में उसके निवेश किए हुए पैसे भी डूब गए। रोहन धीरे धीरे चिटचिटा होने लगा और घर भी देर से साथी खरके बनाया आने लगा। एक रात रोहन शराब के नशे में घर आया। आप इतनी देर से क्यों आए? मैंने खाना लगा दिया है। छो, मुझे भूख नहीं है। उस ठंडे जवाब से प्रिया का दिल बैठ गया। यह वो प्यार करने वाला पति नहीं था। बिजनेस की परेशानियों ने रोहन को बदलना शुरू कर दिया था। फिर भी प्रिया ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने सोचा, यह बस कुछ समय की बात है, वह जल्द ही सब ठीक कर लेगा। लेकिन हालात और भी खराब होते गए। घर का किराया छनने लगा और बच्ची के दूध के लिए भी पैसे कम पड़ने लगे। प्रिया को डिलीवरी के कुछ ही समय बाद एक ढाबे में बर्तन मांजने का काम करना पचा। तेल और मसालों की गंध से भरी रसोई में बर्तन धोते हुए भी प्रिया ने हिम्मत नहीं हारी। वह खुद को समझाती रही कि आज मुश्किल है तो क्या हुआ, कल जरूर अच्छा होगा। मुझे अपने पति पर भरोसा रखना चाहिए। एक दिन प्रिया के फोन पर एक जाना पहचाना नंबर आया। भाई बहन आद्या का था। घर छोड़ने के बाद से उसने बात नहीं की थी, इसलिए प्रिया कुछ देर झिझकी, पर उसे अपनी दीदी की आवाज सुननी थी। कांपते हाथों से उसने कॉल उठाई। प्रिया, मैं हूं, कैसी है तू? बस इतना सुनते ही प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो कितनी अकेली थी, कितनी मुश्किल में थी, बिना कहे ही उसकी दीदी सब समझ जाएगी। प्रिया थोड़ी देर सुबकती रही, फिर बड़ी मुश्किल से बोली, दीदी मैं ठीक हूं, आप चिंता मत करो। लेकिन उसकी आवाज़ आंसुओं में डूबी हुई थी। आद्या सिर्फ उसकी रोने की आवाज़ सुनकर ही सब कुछ समझ गई थी। फोन रखते ही आद्या ने अपनी बहन के घर का पता ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद वह पापा से छिपकर प्रिया के बरसाती कमरे में पहुंची। दरवाजा खोलकर अंदर आते ही आद्या का चेहरा सन्न रह गया। एक छोटा सीलन भरा कमरा, कोने में कप्पों का ढेर और उसकी बहन का पिचका हुआ चेहरा। उसकी 10 साल छोटी बहन इतनी बुरी हालत में जी रही थी। आद्या ने बिना कुछ कहे अपनी बहन को गले लगा लिया। दोनों बहनें देर तक एक दूसरे से लिपट कर रोती रहीं। उस दिन आद्या ने अपनी जेब से एक मोटा लिफाफा निकाला और अपनी बहन के हाथ में थमा दिया। प्रिया, ये मेरे पैसे हैं, पापा के नहीं हैं, इसलिए बोझ मत समझना। दीदी, ये रोहन जी को देना, कहना कि बिजनेस फिर से शुरू करें, इस बार सब ठीक हो जाएगा। उस लिफाफे में आद्या की कई सालों की जमा पूंजी थी। उसे जैसे ही पता चला था कि उसके जीजा का बिजनेस डूब गया है, उसने यह तैयारी कर ली थी। प्रिया ने मना करने की कोशिश की, पर उसकी बहन की आंखों में इतनी मिन्नत थी कि वह मना नहीं कर पाई। प्रिया ने मन ही मन कसम खाई, इस बार मैं जरूर सफल होकर दीदी के पैसे लौटाऊंगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। इसके बाद जो होने वाला था, उस वक्त की प्रिया उससे बिल्कुल अनजान थी। वही बहन आद्या से मिले पैसे काफी थे। रोहन ने जब वो पैसे लिए तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कसम खाई कि वह अपनी साली साहिबा के भरोसे को नहीं तोड़ेगा और इस बार जरूर कामयाब होगा। प्रिया ने भी अपने पति पर भरोसा किया।
उसने सोचा कि एक बार ठोकर खा चुका है तो इस बार ज्यादा सावधानी से काम करेगा, अब सब ठीक हो जाएगा। रोहन पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। वह सुबह जल्दी निकलता और देर रात घर लौटता। प्रिया चुपचाप अपने पति का साथ देती रही। अनन्या को गोद में लिए घर का काम करती, खाना बनाती और बीच बीच में छोटे मोटे काम भी कर लेती थी। यह मुश्किल था, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। यह दीदी के दिए पैसों से मिली नई शुरुआत थी, इसलिए इतनी मेहनत तो बनती थी। शुरुआती कुछ महीने अच्छे रहे। रोहन ने एक छोटा सा ट्रेडिंग का काम शुरू किया था और धीरे धीरे ग्राहक बनने लगे और आमदनी भी होने लगी। प्रिया को लगा कि चलो अब मुश्किल दिन खत्म हुए। उसी दौरान प्रिया दूसरी बार गर्भवती हुई। आर्थिक रूप से अभी भी वे मजबूत नहीं थे, पर बिजनेस ठीक चल रहा था, इसलिए उसने सोचा कि सब संभल जाएगा। रोहन भी दूसरी बच्ची की खबर सुनकर खुश हुआ और ज्यादा मेहनत करने का वादा किया। लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। किस्मत ने एक बार फिर इस परिवार का रास्ता रोक लिया। रोहन जिस चीनी कंपनी के साथ व्यापार कर रहा था, वह अचानक गायब हो गई। उसने जो नकद पैसे लगाए थे वे सब डूब गए और भारतीय ग्राहकों से जो वायदे किए थे वो भी पूरे नहीं हो सके। रोहन घबराकर चीन गया, लेकिन वहां कंपनी का ऑफिस खाली पड़ा था। उसके साथ धोखा हुआ था। बही बहन के दिए पैसों का आधे से ज्यादा हिस्सा एक झटके में हवा हो गया। रोहन वापस आते ही शराब में डूब गया। प्रिया ने हिम्मत करके पूछा, जी क्या हुआ? चीन में कोई दिक्कत हुई? चुप रहो, तुम्हें दिख नहीं रहा मेरी हालत कैसी है। जिंदगी में पहली बार पति की ऐसी चीख सुनकर प्रिया वहीं जम गई। वह गर्भवती थी और दिन भर से पति का इंतजार कर रही थी और बदले में उसे सिर्फ चीखें मिली। उस रात प्रिया सोती हुई अनन्या के पास लेटकर चुपचाप रोती रही। इसके बाद रोहन पूरी तरह बदल गया। बचे हुए पैसों से नुकसान की भरपाई करने के लिए उसने इधर उधर निवेश किया, पर हर जगह उसे घाटा ही हुआ। जल्दबाजी में लिए गए गलत फैसलों के कारण बही बहन के दिए सारे पैसे खत्म हो गए। रोहन अब पूरी तरह शराब पर निर्भर हो गया। वह सुबह से ही शराब पीने लगा और घर में हमेशा नशे की हालत में रहता। जब प्रिया कुछ कहती तो वह चिल्लाने लगता। फिर शुरू हो गई तुम्हारी बकबक। तुम्हें पता है मैं कितने तनाव में हूं? जी, पर शराब थोड़ी कम कर दीजिए, सेहत खराब हो जाएगी। मेरी सेहत की चिंता मत करो। तुम होती कौन हो मुझे सिखाने वाली? पहले कभी न सुने जाने वाले ऐसे शब्द अब उसके पति के मुंह से निकल रहे थे। प्रिया का दिल टूट जाता था, पर वह चुप रहती। वह गर्भवती थी और झगुए से बचना चाहती थी और सबसे बचना चाहती थी और सबसे बचना चाहती थी और सबसे बचना चाहती थी। सुनकर डरकर रोने लगती थी। प्रिया अपनी 4 साल की बेटी को सीने से लगाकर बहलाती। कोई बात नहीं बेटा, पापा आजकल परेशान हैं, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते गए। किराया 3-4 महीने से नहीं दिया था और मकान मालिक रोज दरवाजा खटखटाता था। प्रिया गर्भवती होने के बावजूद ढाबे में काम करती रही, पर उसकी कमाई से तो घर के खर्चे भी पूरे नहीं हो पा रहे थे। एक दिन प्रिया काम करते करते बेहोश हो गई। ज्यादा काम और पौष्टिक खाने की कमी के कारण समय से पहले डिलीवरी का खतरा था। डॉक्टर ने उसे पूरी तरह आराम करने को कहा, एक दिन जान करते में, पर अगर वह काम छोड़ देती तो घर कैसे चलता? अस्पताल का बिल चुकाने के पैसे भी नहीं थे, इसलिए वह 2 दिन में ही घर आ गई। घर आकर प्रिया बिस्तर पर लेटी छत को देख रही थी। उसे अचानक अपनी दीदी की बहुत याद आई, पर वह फोन नहीं कर सकती थी। दीदी के दिए सारे पैसे बर्बाद करने के बाद वह किस मुंह से फोन करती? प्रिया तकिए में मुंह छिपाकर चुपचाप रोती रही। पास में लेटी 4 साल की अनन्या ने मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। मम्मी रो मत, अनन्या है ना? अपनी बेटी के ये शब्द सुनकर प्रिया और बोर से रो पची। 2 महीने बाद प्रिया ने दूसरी बेटी को जन्म दिया। भगवान की कृपा से बच्ची स्वस्थ थी। उसका नाम रिया रखा गया, रिया शर्मा। नए जीवन का आगमन खुशी तो लाया, पर साथ में चिंता भी। घर में एक और सदस्य बढ़ गया था और गरीबी पहले से बच्ची यादा थी। रोहन दूसरी बेटी के जन्म पर भी नशे में धुत होकर अस्पताल आया। प्रिया ने पति को देखकर एक ठंडी आह भरी, पर कुछ नहीं कहा। अब उसे न कोई उम्मीद थी न कोई शिकायत, बस अपने दोनों बच्चों को अच्छे से पालना ही उसका मकसद था। अस्पताल से छुट्टी के बाद भी प्रिया को आराम नहीं मिला। नवजात रिया को पिलाने के लिए दूध के पैसे भी नहीं थे, इसलिए वह 1 हफ्ते बाद ही फिर से काम पर जाने लगी। कई बार तो 5 साल की अनन्या को अपनी नन्ही बहन की देखभाल करनी पड़ती थी।
जब प्रिया काम पर जाती तो अनन्या अपनी बहन के पास बैठकर छोटे छोटे हाथों से दूध की बोतल पकड़ती थी। इतनी छोटी उम्र में उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। प्रिया जब अपनी बड़ी बेटी को देखती तो उसका दिल दुखता था। अनन्या, माफ कर दे बेटा, मम्मी को माफ कर दे। कोई बात नहीं मम्मी, अनन्या सब कर लेगी। यह 5 साल की बच्ची के कहने वाले शब्द नहीं थे। प्रिया अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए अपने आंसू पी जाती। दूसरी तरफ रोहन शराब में और डूबता जा रहा था। अब वह काम ढूंढने की कोशिश भी नहीं करता था। दिन भर कमरे में पड़ा शराब पीता और प्रिया की मेहनत की कमाई को शराब में उड़ा देता। अगर प्रिया कुछ कहती तो वह चिल्लाता और सामान फेंकने लगता। एक बार रोहन के फेंके सामान से प्रिया के चेहरे पर चोट लग गई। दर्द से कराहते हुए भी प्रिया रोई नहीं। वह अपनी डरी हुई 2 बेटियों के सामने कमजोर नहीं पड़ सकती थी। उसी दौरान बही बहन आद्या का फोन आया। उसे अपनी बहन की चिंता हो रही थी। प्रिया ने कांपते हाथों से फोन उठाया। प्रिया, आजकल फोन क्यों नहीं करती? सब ठीक तो है ना? हाँ दीदी, सब ठीक है, आप चिंता मत करो। यह झूठ था। चोट लगी बांह को आस्तीन से छिपाकर, भूखे पेट को दबाकर बोला गया झूठ। पर वह अपनी दीदी को सच नहीं बता सकती थी। दीदी की खून पसीने की कमाई बर्बाद करने के बाद वह फिर से मदद नहीं मांग सकती थी। प्रिया ने जल्दी से फोन काट दिया। इसके बाद उसने अपनी दीदी का फोन उठाना बंद कर दिया। जब भी फोन आता वह उसे बजने देती और फिर कट जाने देती। उसमें अपनी दीदी की आवाज सुनकर और झूठ बोलने की हिम्मत नहीं थी। आद्या ने अपनी बहन को कई फोन और मैसेज किए पर कोई जवाब नहीं मिला। परेशान होकर उसने खुद जाने का फैसला किया, लेकिन तभी उसे कंपनी के काम से विदेश जाना पड़ा। आद्या ने सोचा कि वह वापस आकर अपनी बहन से जरूर मिलेगी, लेकिन वह ट्रिप उम्मीद से ज्यादा लंबी हो गई और इस बीच प्रिया का नंबर भी बदल गया। इस तरह दोनों बहनों का संपर्क टूट गया। आद्या ने अपनी बहन को बहुत ढूंढा पर हर बार नाकाम रही। ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया ने जानबूझकर अपने सारे निशान मिटा दिए हों। 1 साल बीत गया। आद्या विदेश से लौटने के बाद भी अपनी बहन को ढूंढती रही, लेकिन प्रिया जैसे पानी में समा गई थी। उसके पुराने बरसाती कमरे में कोई और रहने लगा था और फोन नंबर भी बंद था। आद्या ने जासूसों की भी मदद ली पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसे रात रात भर नींद नहीं आती थी। कहीं उसकी बहन के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, बच्चे ठीक तो होंगे। तरह तरह के बुरे ख्याल उसके दिमाग में घूमते रहते थे। एक दिन आखिरकार जासूस का फोन आया। मैडम, आपकी बहन का पता मिल गया है। दिल्ली के बाहर एक बस्ती में एक तहखाने जैसे कमरे में रह रही हैं। आद्या फोन रखते ही गाजी में बैठी, नेविगेशन में पता डाला और तेजी से गाजी चलाने लगी। उसका दिल जोर होर से धड़क रहा था। 1 साल बाद वह अपनी बहन से मिलेगी। इस बात की खुशी थी, पर साथ ही यह डर भी था कि वह ऐसी जगह पर क्यों रह रही है। गाजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, इलाके और भी पुराने और जर्जर होते जा रहे थे। शहर की चमक दमक पीछे छूट गई और तंग गलियों में पुराने मकानों की भीन दिखने लगी। आद्या गाजी से उतरकर पता ढूंढते हुए आगे बढ़ी। आखिर में वह उस तहखाने वाले घर के सामने पहुंची जहां उसकी बहन रहती थी। खंग लगे लोहे के दरवाजे के सामने आद्या के कदम रुक गए। दरवाजे की दरारों से सीलन की बदबू आ रही थी और खिड़कियों पर अखबार चिपके हुए थे। क्या सच में उसकी बहन ऐसी जगह रह रही है? उसे यकीन नहीं हो रहा था। कांपते हाथों से उसने दरवाजे की घंटी बजाई पर कोई आवाज नहीं आई। शायद खराब थी। आद्या ने दरवाजा खटखटाया। प्रिया, मैं हूं, तेरी दीदी। दरवाजा खोल। अंदर से कुछ हलचल हुई। थोड़ी देर बाद घट की आवाज के साथ दरवाजा खुला और दरवाजे पर खड़ी अपनी बहन को देखकर आद्या वहीं पत्थर की तरह जम गई। दरवाजे पर खड़ी प्रिया 1 साल पहले वाली प्रिया नहीं थी। उसके गाल अंदर धंस गए थे और हड्डियां दिखने लगी थीं। कभी चमकने वाले उसके बाल रूखे और उलझे हुए थे और उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। लेकिन जिस चीज ने आद्या का दिल चीर दिया वह थी उसकी बहन की आंखें। कभी चमकने वाली उन आंखों से जिंदगी की सारी चमक गायब हो चुकी थी, जैसे उसने दुनिया की सारी उम्मीदें खो दी हों। दीदी, आप यहां क्यों? प्रिया की आवाज में कोई जान नहीं थी, न खुशी न हैरानी, बस एक सपाट आवाज। आद्या ने जवाब देने के बजाय अपनी बहन को लगभग धकेलते हुए अंदर कदम रखा और तहखाने के अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह वहीं बैठ गई। कमरा बहुत ही बुरी हालत में था।
छत के कोनों पर काली फफूंद लगी हुई थी और दीवारों पर सीलन के धब्बे थे। फर्नीचर के नाम पर एक पुराना गद्दा और एक टूटी हुई मेज थी। उस पर आधा ठंडा हो चुका दलिया रखा था, वह भी बहुत कम। क्या यह दलिया 3 लोग मिलकर खाते हैं? यह सोचकर ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कमरे के एक कोने में 6 साल की अनन्या अपनी 2 साल की बहन रिया को गोद में लिए बैठी थी। अनन्या एक अजनबी को देखकर डर गई और अपनी बहन को और कसकर पकड़ लिया। रिया अपनी दीदी की गोद में सो रही थी, पर उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। साफ था कि उसे ठीक से खाना नहीं मिल रहा था। आद्या ने कांपती आवाज में पूछा, प्रिया, यह सब क्या है? तू ऐसी हालत में क्यों रह रही है? प्रिया ने सिर झुका लिया, कोई जवाब नहीं दिया। शायद वह जवाब दे भी नहीं सकती थी। वह क्या कहती कि उसने दीदी के दिए सारे पैसे बर्बाद कर दिए, कि उसका पति सिर्फ शराब पीता है और उसे मारता पीटता है, कि वह अपने बच्चों को भूखा रखती है? वह यह सब नहीं कह सकती थी। वह बस सिर झुकाए खा ही रही। आद्या अपनी बहन के पास गई और उसके कंधे पकड़ लिए, और जैसे ही उसने उसकी आस्तीन ऊपर की, उसकी सांस रुक गई। उसकी बहन की बाह पर जगह जगह नीले निशान पड़े हुए थे। ये निशान कैसे हैं? कहीं रोहन ने? प्रिया ने जल्दी से अपनी आस्तीन नीचे करते हुए सिर हिलाया। नहीं दीदी, वो तो मैं बस गिर गई थी। लेकिन आद्या सब समझ चुकी थी। अपनी बहन का नजरें चुराना, उसके सहमे हुए कंधे और बच्चों की डरी हुई आंखें सब कुछ बयां कर रहा था। आद्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपनी बहन को गले लगा लिया और देर तक रोती रही। उसकी बहन का शरीर इतना हल्का हो गया था कि उसे और भी ज्यादा दुख हो रहा था। कभी गोल मटोल गालों वाली उसकी बहन अब हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। आद्या रोते हुए अपनी बहन की पीठ सहलाती रही। उसके स्पर्श से प्रिया भी आखिरकार रो पहुंची। 1 साल से दबाकर रखा सारा दर्द एक साथ बाहर आ गया। दोनों बहनें फफूंद लगे उस तहखाने के बीच में एक दूसरे से लिपटकर देर तक रोती रहीं। 6 साल की अनन्या भी अपनी मां और उस अजनबी औरत को देखकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद आद्या ने आंसू पोंछते हुए कहा, प्रिया, मेरे साथ चल, यह घर छोड़कर मेरे साथ रह प्लीज। लेकिन प्रिया ने सिर हिला दिया। आद्या ने घबराकर अपनी बहन का हाथ पकड़ा। क्यों नहीं? तू ऐसे नहीं रह सकती प्रिया। बच्चों को देख, उनकी क्या हालत हो गई है। दीदी, मैंने आपके दिए पैसे भी बर्बाद कर दिए। अब किस मुंह से आपका सहारा लूं? नहीं, मैं नहीं जा सकती। प्रिया की आवाज में दृढ़ता थी, पर उसमें गहरी शर्म और अपराध बोध भी था। उसे इस बात की शर्म आ रही थी कि उसने अपनी दीदी की खून पसीने की कमाई बर्बाद कर दी और आज इस हाल में है। आद्या ने अपनी बहन के गालों को दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा, पगली, पैसे अरूरी हैं या तू? ये बच्चे अरूरी हैं। पैसे की क्या कीमत है? लेन दीदी, मेरे साथ चल, पापा से मैं बात कर लूंगी, मैं सब संभाल लूंगी। प्रिया की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद दिखी, पर फिर उसने सिर हिला दिया। पापा के पास वापस जाना उसके लिए एक बुरे सपने जैसा था। वह अपनी मरी से घर से निकली थी और अब वापस जाने का मतलब था यह मानना कि उसका फैसला गलत था। और सबसे बढ़कर जिस लड़के के लिए उसने पापा का विरोध किया था, उसके साथ उसका यह हाल हुआ है, यह वह नहीं दिखाना चाहती थी। यह उसका स्वाभिमान था। भले ही वह पूरी तरह टूट चुकी थी, पर अभी भी उसका स्वाभिमान बाकी था। दीदी, मैं बस थोड़ी और कोशिश करूंगी। रोहन भी आजकल सुधर रहे हैं, बस थोड़ा और समय दे दो। यह सफेद झूठ था। रोहन ने कल रात भी नशे में आकर हंगामा किया था, पर प्रिया को यही कहना पड़ा। आद्या ने अपनी बहन की आंखों में देखा। वह जानती थी कि यह झूठ है, पर जब उसकी बहन इतनी इद कर रही थी तो वह उसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकती थी। आद्या ने एक गहरी सांस ली और अपना बैग खोला। उसने अंदर से एक मोटा लिफाफा निकाला और अपनी बहन के हाथ में थमा दिया। प्रिया, यह रख ले प्लीज। दीदी, इसे लौटाने के बारे में मत सोचना, बस बच्चों को खिलाना, उन्हें भूखा मत रखना। लिफाफे में बहुत सारा कैश था जो आद्या जल्दी में निकाल कर लाई थी। प्रिया ने मना करने की कोशिश की, पर फिर उसे अपने भूखे बच्चों का चेहरा याद आ गया और उसने हाथ नीचे कर लिए। कम से कम बच्चों को तो भूखा नहीं रख सकती। आद्या ने लिफाफा अपनी बहन की गोद में रखा और बच्चों के पास गई। उसने अनन्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अनन्या, मैं तुम्हारी मौसी हूं, बही मौसी, मम्मी की मदद करना, ठीक है?
अनन्या ने न समझने वाली नजरों से सिर्फ सिर हिलाया। आद्या ने सोती हुई रिया के माथे पर भी चूमा और उठ खही हुई। जाने से पहले उसने अपनी बहन से आखिरी बार कहा, प्रिया, जब सच में बहुत मुश्किल हो तो फोन करना, जरूर करना। ठीक है, प्रिया ने जवाब देने के बजाय सिर्फ सिर हिलाया। आद्या मुई और दरवाजे से बाहर निकल गई। गली में चलते हुए वह लगातार अपने आंसू पोंछ रही थी। अपनी बहन को उस हालत में छोड़कर जाना बहुत मुश्किल था, पर फिलहाल वह कुछ नहीं कर सकती थी। गाजी में बैठकर आद्या स्टीयरिंग व्हील पकड़कर देर तक रोती रही और उसने मन ही मन कसम खाई, अगली बार वह अपनी बहन को जरूर यहां से निकाल कर ले जाएगी। लेकिन अगली बार आने से पहले एक और बड़ी त्रासदी इस परिवार का इंतजार कर रही थी। वही बहन आद्या के जाने के बाद प्रिया को उन पैसों से थोड़ी राहत मिली। उसने बकाया किराया चुकाया, बच्चों के लिए खाने का सामान खरीदा और रिया के इलाज का खर्च भी किसी तरह पूरा किया। 6 साल की अनन्या और 2 साल की रिया को आखिरकार ढंग का खाना मिला। अनन्या खाने की मेज पर खुशी से चमक रही थी और रिया अपनी दीदी के पास बैठकर चम्मच से खाना खा रही थी। यह देखकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। एक साधारण सा खाना इन बच्चों के लिए कितना कीमती था। प्रिया ने एक बार फिर कसम खाई, इस बार वह बैरूर फिर से खजी होगी, अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रखेगी। रोहन भी दीदी के आने के बाद थोड़ा बदला हुआ लग रहा था। उसने शराब कम करने और नौकरी ढूंढने का वादा किया। प्रिया उसकी बातों पर यकीन करना चाहती थी, या यूं कहें कि उसे यकीन करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वह 2 बच्चों का बाप था, आखिर वह बार बार वही गलती कैसे दोहरा सकता है। उसने खुद को समझाया, लेकिन यह भरोसा ज्यादा दिन नहीं टिका। कुछ ही दिनों बाद रोहन का असली रूप फिर से सामने आने लगा। वह नौकरी ढूंढने के बहाने बाहर जाता और शराब पीकर घर लौटता। जब प्रिया कुछ पूछती तो वह चिल्लाने लगता, फिर शुरू हो गई तुम्हारी किच किच। मैं कह रहा हूं ना, मैं सब देख लूंगा। जी, पर बच्चों के खाने के लिए तो कुछ चाहिए। चुप रहो, तुम कमा कर लाओ ना। चीख सुनते ही 2 साल की रिया डरकर रोने लगती। अनन्या रोती हुई बहन को उठाकर कमरे के कोने में ले जाती। यह 6 साल की बच्ची का काम नहीं था, पर अनन्या को अब इन हालातों की आदत हो गई थी। पापा चिल्लाएं तो बहन को लेकर छिप जाना, अनन्या बस यही कर सकती थी। एक शाम प्रिया ढाबे से काम खत्म करके घर लौटी तो दरवाजा खुला हुआ था। एक अजीब सी आशंका से वह जल्दी से अंदर गई। कमरे का ननारा कुछ बदला हुआ था। रोहन के कप्पों वाली अलमारी खुली थी और अंदर सिर्फ खाली हैंगर लटके थे। सिंक के ऊपर रखा रोहन का रेयर और टूथब्रश भी गायब था। प्रिया का दिमाग सुन्न हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं, यह सोचते हुए उसने घर का कोना कोना छाना और फिर दरार के नीचे छिपाया हुआ लिफाफा गायब मिला। वही लिफाफा जिसमें दीदी के दिए हुए पैसे थे। नहीं नहीं, प्रिया वहीं हमीन पर बैठ गई। उसके पैरों में जान नहीं बची थी। पास में खई 6 साल की अनन्या अपनी मां को चिंता से देख रही थी। 2 साल की रिया अपनी दीदी के पीछे छिपकर मां को देख रही थी। मम्मी, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है। अनन्या, पापा कहां गए पता है? पापा तो अभी एक 12 बैग लेकर गए हैं, एक अनजान आंटी के साथ। यह सुनते ही प्रिया की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अनजान आंटी? इसका मतलब रोहन का किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा था और वह दीदी के दिए सारे पैसे लेकर उस औरत के साथ भाग गया था। प्रिया दीवार के सहारे देर तक गुमसुम बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे। शायद वह इतना रो चुकी थी कि अब आंसू भी सूख गए थे। उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो गया था। उस रात प्रिया ने बच्चों को सुलाकर अकेले खिड़की से बाहर देखा। उसे अपनी दीदी का चेहरा याद आया। खून पसीने की कमाई को खुशी खुशी देने वाले दीदी के हाथ, प्लीज इसे रख लो कहने वाली दीदी की आंखें। यह सोचकर कि वो पैसे लेकर उसका पति किसी और औरत के पास चला गया है, उसे अपनी दीदी के सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसका मन किया कि वह मर जाए, पर कमरे में सो रहे 2 बच्चों को देखकर उसे यह ख्याल छोड़ना पड़ा। इन बच्चों को छोड़कर वह कहां जाएगी? प्रिया ने दांत भींच लिए। ठीक है, मैं पति के बिना भी जीकर दिखाऊंगी, मैं इन बच्चों को पालूंगी। लेकिन असलियत बहुत कठोर थी। अगले दिन खाने के लिए चावल तक नहीं थे और अगले महीने का किराया भी देना था। अकेले 2 बच्चों को पालना और घर चलाना प्रिया के शरीर और मन के लिए बहुत मुश्किल था। कुछ दिनों बाद प्रिया के फोन पर एक जाना पहचाना नंबर आया। बड़ी बहन आद्या का था। प्रिया बहुत देर तक झिझकती रही, पर आखिर में उसने फोन उठा लिया।
अब उसमें और कुछ छिपाने की हिम्मत नहीं बची थी। प्रिया, मैं हूं। कैसी है दीदी? बस इतना कहते ही प्रिया फूट फूट कर रो पजी। फोन के उस पार अपनी बहन की सिसकियां सुनकर आद्या का दिल बैठ गया। उसे एहसास हो गया कि कुछ गैबल है। प्रिया, क्यों रो रही है? क्या हुआ? रोहन ने फिर कुछ किया क्या? प्रिया बहुत देर तक रोती रही। फिर बड़ी मुश्किल से उसने बोलना शुरू किया। उसने सब कुछ बता दिया कि कैसे रोहन पैसे लेकर किसी और औरत के साथ भाग गया, कि अब घर में खाने को भी कुछ नहीं है, कि उसे अपने बच्चों के लिए बहुत बुरा लग रहा है और वह मर जाना चाहती है। इतने दिनों से दबाकर रखी सारी बातें एक साथ बाहर आ गईं। फोन के उस पार आद्या की सांसें भारी हो गईं। गुस्से और दुख से भरी एक आह निकली। प्रिया, वहीं रुक, मैं अभी आ रही हूं। आद्या ने फोन रखते ही गाजी उठाई। स्टीयरिंग पखे उसके हाथ कांप रहे थे। उस इंसान ने फिर धोखा दिया। इस बार तो भाग ही गया। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर अभी अपनी बहन को बचाना ज्यादा जरूरी था। आद्या तेही से गाजी चलाकर अपनी बहन के घर पहुंची। तहखाने में पहुंचकर आद्या ने इस बार अपनी बहन की एक न सुनी। दरवाजा खोलते ही उसने बच्चों के कपाए और बिस्तर बांधना शुरू कर दिया। प्रिया घबराकर बोली, आद्या तेही से साथ 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 दूर और दो रहे। दीदी, ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हूं? सामान बांध रही हूं। तू आज से मेरे घर में रहेगी। दीदी, पर प्रिया, इस बार नहीं। तू कुछ भी कहे, मैं नहीं सुनूंगी। मैं तुझे दोबारा इस हालत में नहीं देख सकती। आद्या की आंखों में आंसू थे, पर उसकी आवाज में दृढ़ता थी। प्रिया अब और मना नहीं कर सकी। शायद उसमें मना करने की हिम्मत भी नहीं बची थी। 2 बच्चों के साथ इस तहखाने में जीना नामुमकिन था। आखिरकार प्रिया ने सिर हिला दिया। आद्या ने 6 साल की अनन्या को गोद में उठाया और प्रिया ने 2 साल की रिया को पीठ पर लादा। इस तरह वे चारों फफूंद लगे उस तहखाने को छोड़कर आद्या के घर की ओर चल दिए। आद्या का घर दिल्ली के वसंत विहार में एक बड़ा अपार्टमेंट था। प्रिया और उसके बच्चों के लिए यह एक सपने जैसा था। उन्होंने गर्म पानी से नहाया और नरम बिस्तर पर सोए। अनन्या और रिया इतने बट्टे कमरे को देखकर हैरान थीं। आद्या ने बच्चों को नए कपड़े पहनाए और गर्मा गर्म खाना खिलाया। खाना खाते हुए अनन्या की आंखों से आंसू टपक रहे थे। क्यों रो रही है अनन्या? खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं, बस खाना बहुत अच्छा है, इसीलिए। यह 6 साल की बच्ची के कहने वाले शब्द नहीं थे। आद्या ने अपनी भांजी के सिर पर हाथ फेरते हुए अपने आंसू पी लिए। उस रात बहुत दिनों बाद प्रिया और उसके बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया और गर्म बिस्तर में सोए। प्रिया के होठों पर बहुत दिनों बाद मुस्कान आई। उसे लगा कि अब वह अपनी दीदी के साथ एक नई शुरुआत कर सकती है। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। आद्या के घर में बिताया समय प्रिया के लिए किसी रेगिस्तान में नखलिस्तान जैसा था। गर्म खाना, साफ कपड़े, आरामदायक बिस्तर, इन सामान्य चीजों की उसे कितनी कमी महसूस हुई थी, ये उसे अब समझ में आया। बच्चे भी काफी बदल गए थे। अनन्या के गाल भरने लगे थे और रिया के चेहरे से पीलापन गायब हो गया था। आद्या अपनी भांजियों की देखभाल अपनी बेटियों की तरह करती थी। वह रोज सुबह खुद खाना बनाती और ऑफिस से आकर बच्चों के साथ खेलती। प्रिया अपनी दीदी के प्रति आभार और अपराध बोध से भरी हुई थी। दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यह एहसान कैसे चुकाऊंगी? कैसा एहसान? पगली, तू मेरी बहन है। आद्या ने अपनी बहन का हाथ पकाकर मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया भी मुस्कुराई। बहुत दिनों बाद वह दिल से हंसी थी। लगभग 1 महीना बीत गया। एक शाम अपार्टमेंट की घंटी बजी। आद्या ने इंटरकॉम स्क्रीन पर देखा तो उसका चेहरा सख्त हो गया। स्क्रीन पर एक फटेहाल आदमी सिर झुकाए खसा था। रोहन था। साली साहिबा, मैं हूं रोहन, प्लीज दरवाजा खोलिए। आद्या की आंखों में गुस्सा भर गया। जो इंसान उसकी बहन के पैसे लेकर किसी और औरत के साथ भाग गया था, वह यहां कैसे आ गया? आद्या ने इंटरकॉम का बटन दबाकर ठंडे स्वर में कहा, चले जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। साली साहिबा, प्लीज बस एक बार बात करने दीजिए, मुझसे गलती हो गई। रोहन की आवाज में रोना था, लेकिन आद्या टस से मस नहीं हुई। तभी पीछे से प्रिया आ गई। इंटरकॉम स्क्रीन पर अपने पति को देखकर प्रिया का चेहरा सफेद पा गया। रोहन कैमरे की तरफ सिर झुकाकर लगातार गिगिया रहा था। प्रिया, मैं हूं, प्लीज एक बार मुझसे मिलो, मैंने गलती की है, सच में बहुत बड़ी गलती की है। आद्या का दरवाजा खोलने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन रोहन अपार्टमेंट के कॉरिडोर में
घुटनों के बल बैठकर 1 घंटे से ज्यादा समय तक गिंगियाता रहा। पौसी कानाफूसी करने लगे और सिक्योरिटी गार्ड भी आ गया। आखिर में आद्या ने एक ठंडी आह भरकर दरवाजा खोल दिया। वह तमाशा नहीं चाहती थी। रोहन घर में घुसते ही हमीन पर लेट गया। उसने माथा कमीन पर टिकाकर रोते हुए कहा, साली साहिबा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं पागल हो गया था, सच में मुझे माफ कर दीजिए। आद्या ने उसे ठंडी नजरों से देखते हुए पूछा, तुम्हें पता भी है तुमने क्या गलती की है? जी, मुझे सब पता है। मैंने पैसे लेकर भागा, किसी और औरत के साथ रहा, सब मेरी गलती है, जानते हुए भी क्यों किया? रोहन ने सिर और झुकाकर अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उस औरत ने उसे फंसाया, यह कहकर कि निवेश करने पर बड़ा मुनाफा होगा, कि कैसे वह बेवकूफी में उसकी बातों में आ गया और आखिर में वह औरत उसके सारे पैसे लेकर भाग गई। रोहन खुद को भी एक पीहित बता रहा था। आद्या को उस पर हंसी आ गई। तो तुम पीहित हो? तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, इसलिए तुम्हें माफ कर दें? साली साहिबा, मेरे साथ भी धोखा हुआ है, सच कह रहा हूं। मैं जानबूझकर ऐसा कैसे कर सकता हूं? उस औरत के साथ भागना, वो भी धोखा था। रोहन कुछ नहीं बोल सका, उसके पास कोई जवाब नहीं था। आद्या ने ठंडे स्वर में कहा, दफा हो जाओ, दोबारा मेरी बहन के सामने मत आना। तभी कमरे से अनन्या बाहर आई। 7 साल की अनन्या दरवाजे पर लेटे अपने पापा को देखकर हैरान रह गई और धीमी आवाज में बोली, पापा। रोहन अपनी बेटी की आवाज सुनते ही और गौर से रोने लगा। अनन्या बेटा, पापा हैं, पापा को माफ कर दो बेटा, पापा ने बहुत बड़ी गलती की है। अनन्या समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, उसे गुस्सा होना चाहिए या खुश होना चाहिए, उसे नहीं पता था। यह देखकर प्रिया का दिल टूट गया। चाहे उसने कितना भी बुरा किया हो, वह उस बच्ची का बाप था। बिना बाप के बड़े होने का दर्द प्रिया अच्छी तरह जानती थी। एक तरह से उसे भी तो उसके पिता ने छोड़ ही दिया था। आखिरकार प्रिया ने अपने पति को फिर से अपनाने का फैसला किया। आद्या ने बहुत विरोध किया। उसने कहा कि जो इंसान एक बार नहीं 2 बार धोखा दे चुका है, उस पर फिर से भरोसा क्यों करना। उसने चिल्लाकर कहा, प्रिया होश में आ। लेकिन प्रिया अपना मन बना चुकी थी। दीदी, मैं जानती हूं मैं बेवकूफ हूं, पर अनन्या रो पापा को याद करती है। रिया तो अपने पापा का चेहरा भी नहीं जानती। बच्चों को बाप की जरूरत है। वो कैसा बाप है जो अपने बच्चों को छोड़कर भाग गया था? फिर भी वो बाप तो है ना दीदी। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। आद्या अब और कुछ नहीं कह सकी। वह जानती थी कि वह अपनी बहन का मन नहीं बदल सकती। उसकी हिद बचपन से ही थी। आद्या ने एक गहरी सांस लेकर सिर हिला दिया। ठीक है, अगर तू यही चाहती है तो यही सही, पर एक वादा कर, अगर उस इंसान ने फिर से कुछ गहबा की तो तू मुझे तुरंत फोन करेगी, ठीक है? हाँ दीदी, वादा करती हूं। आद्या ने आखिरी बार अपनी बहन के लिए एक बड़ा तोहफा दिया। उसने दिल्ली के बाहर एक छोटा सा फ्लैट किराए पर दिला दिया। तहखाने वाला नहीं, धूप वाला घर, साथ ही कुछ समय के लिए गुआरे के लिए पैसे भी दिए। रोहन ने अपनी साली के सामने घुटने टेककर कसम खाई कि वह दोबारा शराब नहीं पिएगा, मेहनत से काम करके पैसे लौटाएगा और कभी अपने परिवार को नहीं छोड़ेगा। आद्या ने उसे ठंडी नजरों से देखते हुए सिर्फ एक बात कही, अगर एक बार भी कुछ गड़बड़ हुई तो इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। घर बदलते समय आद्या ने अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसके हाथ में कुछ थमाया। यह एक मुना हुआ कागज था, वही 1 लाख रुपये का चेक। यह क्या है दीदी? इमरजेंसी फंड है। जब सच में बहुत मुश्किल हो, मरने जैसी हालत हो, तब इस्तेमाल करना, और अगर इसे इस्तेमाल करने की नौबत आए तो मुझे फोन जरूर करना, ठीक है? प्रिया ने सिर हिलाया। उसे पहले ही बहुत कुछ मिल चुका था, वह और नहीं ले सकती थी। लेकिन आद्या ने बर्दस्ती उसकी मुट्ठी में चेक थमा दिया और चेक के पीछे पेन से फिर वही लिखा, मेरी प्यारी बहन प्रिया के लिए, जब सच में बहुत मुश्किल हो तभी इस्तेमाल करना और मुझे बाय फोन जरूर करना। दीदी, वादा कर, अगर इसे इस्तेमाल करने की नौबत आई तो तू फोन करेगी। प्रिया ने आंसुओं के साथ सिर हिलाया। दोनों बहनें देर तक गले मिलीं। उन्हें नहीं पता था कि यह उनका आखिरी बार गले मिलना होगा। कुछ दिनों बाद आद्या का कंपनी से विदेश ट्रांसफर हो गया। उसे यूरोपियन ब्रांच में लंबे समय के लिए भेजा जा रहा था। उसे इतनी जल्दी निकलना पड़ा कि वह अपनी बहन को ठीक से अलविदा भी नहीं कह सकी। उसने फोन पर बात करने का वादा किया, पर टाइम जोन के फर्क के कारण बात करना मुश्किल था। पहले हफ्ते में 1-2 बार बात होती थी, फिर महीने में 1 बार होने लगी और फिर धीरे धीरे वह भी बंद हो गई। एक दिन
रोहन कर्जदारों से बचने के लिए रातों रात भाग गया। उसने अपना फोन नंबर बदल दिया और बिना कोई पता छोए एक दूर दराज के पहाड़ी इलाके में छिप गया। आद्या ने लोगों को भेजकर बहुत ढूंढा, पर वह जैसे हवा में गायब हो गया था। उसका कोई सुराग नहीं मिला। अपनी बहन को ढूंढने की हर कोशिश नाकाम रही। इस तरह दोनों बहनों का संपर्क एक बार फिर टूट गया। आद्या के पास बस 17 साल पहले अपनी बहन को दिए गए चेक का सीरियल नंबर बचा था। उसे उम्मीद थी कि जब कभी यह चेक इस्तेमाल होगा तब वह अपनी बहन को ढूंढ पाएगी। इसी उम्मीद के साथ साल बीतते गए। आद्या के विदेश जाने के बाद रोहन शुरुआती कुछ महीनों तक सच में बदला हुआ लगा। उसने शराब छोड़ दी और एक छोटी सी फैक्ट्री में मजदूरी करने लगा। मेहनत से पैसे कमाकर घर लाता था। प्रिया को अपने पति को देखकर यकीन हो गया कि इस बार वह सच में बदल गया है। उसके मन में एक सामान्य परिवार बनाने की उम्मीद जागने लगी। उसी दौरान प्रिया तीसरी बार गर्भवती हुई। इस बार बेटा था। अनन्या और रिया के बाद अब बेटा। यह सुनकर रोहन भी बहुत खुश हुआ। उसने वादा किया कि बेटे के जन्म के बाद वह और भी मेहनत करेगा। एक स्वस्थ लड़के का जन्म हुआ। उसका नाम आरव रखा गया, आरव शर्मा। नवजात आरव को गोद में लेकर रोहन की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन यह खुशी भी ज्यादा दिन नहीं टिकी। आरव के 1 साल का होते होते जिस फैक्ट्री में रोहन काम करता था वह बंद हो गई। उसने दूसरी नौकरी ढूंढने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उम्र भी हो गई थी और उसके पास कोई खास हुनर भी नहीं था। कुछ महीने बेकार रहने के बाद रोहन ने फिर से शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया। पहले कभी कभी, फिर धीरे धीरे यह आदत बढ़ती गई। वह काम ढूंढने के बहाने जाता और दिन में ही शराब पीकर घर लौटता। जब प्रिया कुछ कहती तो वह चिल्लाने लगता। फिर शुरू हो गई तुम्हारी किच किच। तुम्हें पता है मैं कितने तनाव में हूं? जी, पर बच्चों के खाने के लिए। चुप रहो, तुम कमा कर लाओ ना। पहले जैसा ही सब कुछ दोहराया जाने लगा। प्रिया का दिल बैठ गया। फिर से वही शुरू हो गया। हम फिर से वहीं पहुंच गए। लेकिन अब 3 बच्चों की मां बन चुकी प्रिया के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। दीदी से संपर्क टूटे। आप तो प्रिया के पास पनपड़ी सत्ता में काम करता है। माना हो गया था और मायके वह जा नहीं सकती थी। प्रिया ने दांत भींचक कर सब कुछ सहा। उसने ढाबे में, घरों में सफाई का जो भी काम मिला वह किया। 3 बच्चों को खिलाने और सुलाने के लिए उसके पास आराम का कोई समय नहीं था। रोहन की शराब की लत और भी बढ़ गई। अब वह घर में भी सुबह से शराब पीने लगा। कमरे में खाली बोतलें लोकती रहती थीं और घर में हमेशा शराब की बदबू आती थी। पैसे न होने पर वह प्रिया की कमाई छीनकर शराब खरीदता था। अगर प्रिया विरोध करती तो वह चिल्लाता और सामान फेंकता। और फिर उसने हाथ उठाना भी शुरू कर दिया। पहले सिर्फ धक्का मुक्की, फिर थप्पड़ और बाद में लातों से भी मारने लगा। प्रिया के शरीर पर चोट के निशान कभी खत्म नहीं हुए। उसकी बाहों, पीठ और जांघों पर नीले निशान पीटते रहते थे। प्रिया लंबे कपाए पहनकर उन निशानों को छिपाती और काम पर जाती थी। जब सहकर्मी पूछते तो वह गिर जाने का बहाना बना देती थी। बच्चों के सामने वह और भी ज्यादा दिखावा करती थी। लेकिन 15 साल की हो चुकी अनन्या सब समझती थी। हर रात पापा की चीखें, मम्मी के रोने की आवाज। अनन्या दरवाजा बंद करके अपने दोनों छोटे भाई बहनों को सीने से लगाकर उनके कान बंद कर देती थी। चुप हो जाओ रिया, आरव दीदी है ना। 10 साल की रिया अपनी दीदी की गोद में आंसू पी जाती और 2 साल का आरव बिना कुछ समझे अपनी बहनों से लिपटकर सो जाता। अनन्या अपने भाई बहनों को देखकर मुट्ठी भींच लेती थी। उसे अपने पापा से बहुत नफरत थी, पर 15 साल की एक लड़की कर भी क्या सकती थी, बस अपने भाई बहनों को गले लगाने के सिवा। इन सब के बावजूद प्रिया टूटी नहीं, या यूं कहें कि वह टूट नहीं सकती थी। अगर वह टूट जाती तो उसके 3 बच्चे भूखे मर जाते। प्रिया सुबह जल्दी उठकर ढाबे जाती, दोपहर में घरों में सफाई करती और शाम को किसी और दुकान पर बर्तन मांजती थी। वह दिन में मुश्किल से 3-4 घंटे ही सो पाती थी। उसका शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा। उसे खांसी रहने लगी और भूख भी खत्म हो गई। अब सीहियां छचने पर भी उसकी कारण सांस फूलने लगती थी। फिर भी वह अस्पताल जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। जो भी वह कमाती थी तूता पाती वह घर के खर्च और बच्चों की पचाई में चला जाता था। एक दिन प्रिया ढाबे में काम करते करते बेहोश हो गई। बर्तन धोते हुए अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह वहीं गिर पाची।
सहकर्मियों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। कुछ घंटों बाद जब प्रिया को होश आया तो वह एक अनजान छत को देख रही थी। डॉक्टर ने पास आकर धीरे से कहा, आपके साथ कोई है? जी, मैं अकेली हूं। अच्छा, मुझे आपकी रिपोर्ट के बारे में बताना है। डॉक्टर का चेहरा गंभीर था। प्रिया का दिल बैठ गया। उसे किसी अनहोनी का डर सताने लगा। डॉक्टर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, आपके फेफड़ों में गंभीर समस्या है। लंबे समय तक ज्यादा काम और पौष्टिक खाने की कमी के कारण आपकी इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है और फेफड़ों में इन्फेक्शन फैल गया है। आपको तुरंत इलाज शुरू करना होगा। प्रिया गुमसुम डॉक्टर को देखती रही। उसे पता था कि इलाज जरूरी है, पर पैसे कहां से आते? वह अस्पताल का खर्च कैसे उठाती? प्रिया ने बिस्तर से उठते हुए पूछा, इलाज में कितना खर्च आएगा? डॉक्टर ने जो रकम बताई उसे सुनकर प्रिया की आंखों के आगे फिर से अंधेरा छा गया। वह पूरी जिंदगी कमाकर भी इतने पैसे जमा नहीं कर सकती थी। प्रिया ने बस प्राथमिक उपचार करवाया और अस्पताल से निकल गई। डॉक्टर ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसे घर जाना था। उसके 3 बच्चे इंतजार कर रहे थे। घर लौटकर प्रिया ने ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो और खाना बनाने लगी। 15 साल की अनन्या ने चिंता से पूछा, मम्मी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? आपका चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी थकान है। यह झूठ था। वह बिल्कुल ठीक नहीं थी, पर वह बच्चों को सच नहीं बता सकती थी। अगर उन्हें पता चलता कि उनकी मां को कोई बड़ी बीमारी है तो वे कितना डर जाते। प्रिया ने बर्दस्ती मुस्कुराते हुए बच्चों के लिए खाना परोसा। 10 साल की रिया खाना खाते हुए भी बार बार मां को देख रही थी और 2 साल का आरव बिना कुछ समझे खाना खा रहा था। उस रात प्रिया बच्चों के सोने के बाद अकेले तकिए में मुंह छिपाकर रोई। उसे अचानक अपनी दीदी की बहुत याद आई, पर संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं था। नंबर बदल चुका था और दीदी कहाँ है यह भी नहीं पता था। प्रिया ने दरान में गहराई में रखा हुआ एक पुराना चेक निकाला। पीला पड़ चुका एक मुआ हुआ चेक। उसके पीछे दीदी की लिखाई धुंधली हो चुकी थी, मेरी प्यारी बहन प्रिया के लिए, जब सच में बहुत मुश्किल हो तभी इस्तेमाल करना और मुझे जोन जरूर करना। प्रिया ने उस लिखाई पर उंगली फेरते हुए धीरे से कहा, दीदी, मैं आज सच में बहुत मुश्किल में हूं। पर वह यह चेक इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। यह दीदी का दिया हुआ आखिरी तावी था। प्रिया ने चेक वापस दराज में रखा और आंखें बंद कर लीं। एक और साल बीत गया। प्रिया की बीमारी और भी बढ़ गई। ठीक से इलाज न मिलने का यही नतीजा होना था। उसकी खांसी बंद नहीं होती थी और वर्णन लगातार कम हो रहा था। कभी स्वस्थ रहने वाली एक जवान औरत अब हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। फिर भी प्रिया ने काम करना नहीं छोड़ा। उसे अपने 3 बच्चों को पालना था। 16 साल की हो चुकी अनन्या समझ गई थी कि मम्मी की हालत ठीक नहीं है। वह स्कूल से सीधे घर आकर मम्मी की मदद करती, सफाई करती, कपड़े धोती और भाई बहनों के लिए खाना बनाती। 11 साल की रिया भी अपनी दीदी की मदद करती थी। 3 साल का आरव अपनी बहनों के पीछे पीछे घूमता और बोलना सीख रहा था। दीदी, मम्मी कब आएंगी? मम्मी बस आने वाली हैं। आरव, थोड़ा इंतजार करो। अनन्या अपने छोटे भाई के सिर पर हाथ फेरते हुए जवाब देती, पर उसका दिल भारी था। आजकल मम्मी की खांसी की आवाज और भी बन गई थी। दूसरी तरफ रोहन अभी भी शराब में डूबा रहता था। उसे पत्नी की बीमारी से कोई लेना देना नहीं था। उल्टा पत्नी की कमाई कम होने पर वह और चिढ़ने लगा। उसने इलाज के लिए एक पैसा भी नहीं दिया, पर अपने शराब के लिए पैसे कहीं ना कहीं से जुगा लेता था। कई बार तो वह प्रिया के इलाज के लिए रखे पैसे भी चुराकर शराब पी लेता था। अनन्या को अपने पापा से नफरत हो गई थी, पर 16 साल की एक लड़की कर भी क्या सकती थी? बस दांत भींचकर अपनी मां और भाई बहनों की रक्षा करना। सर्दियों की एक रात प्रिया में अब उठने की भी हिम्मत नहीं बची थी। वह कई दिनों से बिस्तर पर थी और खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सांस लेने पर उसके सीने से घरघराहट की आवाज आती थी। अनन्या स्कूल न जाकर मां के पास ही रहती थी। वह सूप बनाकर मां को पिलाती और माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती थी। 11 साल की रिया 3 साल के आरव को संभालकर दीदी की मदद करती थी। बच्चे जानते थे कि मां बहुत बीमार है, शायद वह दोबारा उठ भी न पाए, पर वे यह बात कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उस रात प्रिया ने धीमी आवाज में अनन्या को बुलाया, अनन्या, इधर आ बेटा। अनन्या मां के पास जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। मां का हाथ बहुत ठंडा था।
हड्डियों का ढांचा बन चुका। वह हाथ कांप रहा था। प्रिया ने अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़ते हुए बड़ी मुश्किल से कहा, अनन्या, मम्मी को माफ कर दे बेटा, मैंने तुझ पर बहुत बोझ डाल दिया। मम्मी, ऐसा मत कहो, आप जल्दी ठीक हो जाओगी। नहीं बेटा, मम्मी को पता है अब मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी। अनन्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह चिल्लाना चाहती थी कि ऐसा मत कहो, पर उसका गला रुंध गया। प्रिया ने कांपते हाथों से तकिए के नीचे से कुछ निकाला। यह एक पुराना मुजा हुआ कागज था, एक चेक। ये मम्मी की सबसे कीमती चीज है, तेरी बड़ी मौसी ने दिया था। बड़ी मौसी? अनन्या को बड़ी मौसी का नाम सुनकर कुछ याद आया, पर बहुत पुरानी बात होने के कारण चेहरा याद नहीं आ रहा था। प्रिया ने चेक अपनी बेटी के हाथ में थमाते हुए कहा, अनन्या, यह मम्मी की जगह अब तू रखना, और जब सच में बहुत मुश्किल हो, मरने जैसी नौबत आ जाए, तब इसे इस्तेमाल करना, ठीक है मम्मी? भाई बहनों का ध्यान रखना, रिया की मदद करना। आरव अभी छोटा है, तुझे ही उसकी मां बनना होगा, ठीक है? अनन्या ने सिर हिलाते हुए रोना शुरू कर दिया। उसे पता था कि मां आखिरी बातें कह रही है। प्रिया ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा। मेरी अनन्या, मम्मी की बेटी होने के कारण तुझे सिर्फ दुख मिला, माफ कर देना बेटा, सच में माफ कर देना। इतना कहकर प्रिया का हाथ नीचे गिर गया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। अनन्या ने मां को हिलाया, पर कोई जवाब नहीं आया। उस ठंडी सर्दियों की रात 3 बच्चों की मां ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उम्र सिर्फ 38 साल। अंतिम संस्कार बहुत ही साधारण तरीके से हुआ। पौस के कुछ लोग ही आए थे। अनन्या अपनी मां की जगह बैठी थी, पर उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे। वह सुन्न हो चुकी थी। 12 साल की रिया अपनी दीदी के पास बैठकर लगातार आंसू पोंछ रही थी, और 3 साल का आरव बिना कुछ समझे अपनी बहनों के पास बैठा था। रोहन एक कोने में बैठकर शराब पी रहा था। पत्नी की मौत पर भी उसकी आंखों में एक आंसू नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह जल्दी से सब कुछ खत्म होने का इंतजार कर रहा हो। अंतिम संस्कार के अगले दिन रोहन सुबह सुबह कहीं चला गया। अनन्या ने सोचा कि वह शराब पीने गया होगा, पर शाम हो गई, रात हो गई, रोहन वापस नहीं आया। अगली सुबह अनन्या को कुछ अजीब लगा और उसने पापा का कमरा देखा। अलमारी खाली थी। उसने दरार भी खोलकर देखी। पापा का सारा सामान गायब था, और मां के रखे हुए इंश्योरेंस के कागज और घर के किराए की सिक्योरिटी का पासबुक भी गायब था। कहीं ऐसा तो एक बिंग कोडी है, एक बिंग को लेकर हड़ता खराब हा। नहीं, अनन्या का दिमाग सुन्न हो गया। तभी दरवाजा वोर से खुला। रोहन था, पर वह सामान रखने नहीं आया था। उसके हाथ में एक ट्रैवल बैग था और चेहरे पर नशे की खुमारी थी। अनन्या ने अपने पापा को पकड़ कर पूछा, पापा कहां जा रहे हो? सामान क्यों बांधा है? हाथ छो मेरा, मुझे देर हो रही है। रोहन ने अपनी बेटी का हाथ झटक दिया। अनन्या ने फिर से पापा की बाह पकड़ी। पापा, हमारा क्या होगा? रोहन ने अपनी बेटी को धकेलते हुए चिल्लाया, अपना देख लो, अपनी मां के पास जाओ या कहीं भी जाओ, मुझे मतलब नहीं। इतना कहकर रोहन दरवाजा पटक कर चला गया। अनन्या वहीं दरवाजे पर बैठकर देर तक गुमसुम रही। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना। अपनी मां के पास जाओ या कहीं भी जाओ, 3 बच्चों का बाप होकर कोई ऐसी बात कैसे कह सकता है? कमरे में रिया और आरव डरे हुए चेहरों से अपनी दीदी को देख रहे थे। दीदी, पापा कहां गए? अनन्या जवाब नहीं दे सकी। वह क्या कहती? 3 साल के आरव ने धीमी आवाज में पूछा, दीदी, पापा कब आएंगे? यह सुनते ही अनन्या की आंखों से आंसू छलक पाए। पापा अब कभी वापस नहीं आएंगे। मम्मी भी नहीं रही और अब पापा भी चले गए। एक ही दिन में तीनों भाई बहन अनाथ हो गए। अनन्या ने अपने दोनों भाई बहनों को गले लगा लिया। 12 साल की रिया और 3 साल का आरव अपनी दीदी की गोद में लिपट कर रोने लगे। तीनों बच्चों के रोने की आवाज खाली घर में गूंज रही थी। मां के जाने के 2 दिन बाद ही इस दुनिया में तीनों भाई बहन अकेले रह गए थे। पापा के जाने के बाद तीनों भाई बहनों के पास कुछ भी नहीं बचा था। इंश्योरेंस के पैसे, सिक्योरिटी के पैसे, यहां तक कि घर में रखे कैश भी रोहन सब कुछ लेकर चला गया था। फ्रिज में बस कुछ अचार के टुकड़े और सूखी सब्जियां बची थीं। अनन्या ने उसे भी बचाकर अपने भाई बहनों को खिलाया, पर यह भी 1-2 दिन ही चला। तीसरे दिन फ्रिज पूरी तरह खाली हो गया। मकान मालिक बकाया किराए के लिए दरवाजा खटखटाता रहा और बिजली गैस भी कट गई। घने अंधेरे में तीनों भाई बहन एक दूसरे से लिपटकर ठंड में कांप रहे थे।
अनन्या अपने भाई बहनों के लिए बाहर निकली। उसने जान पहचान वालों से पैसे मांगने की कोशिश की, पर किसी ने मदद नहीं की। पड़ोसी बच्चों की हालत जानते हुए भी मुंह फेर लेते थे। गरीबी को एक छूत की बीमारी की तरह देखा जा रहा था। अनन्या ने ढाबे के पीछे खड़े होकर कई बार सोचा कि क्या वह फेंका हुआ खाना मांग ले। 17 साल की एक लड़की को अपना स्वाभिमान छोड़कर भीख मांगनी पड़े, यह बहुत दुखद था। पर अब स्वाभिमान की कोई कीमत नहीं थी। जब भी उसके भाई बहन भूख से रोते, अनन्या का दिल कट जाता था। तीसरे दिन की रात सबसे छोटे आरव की हालत बिगड़ने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और आंखों की चमक चली गई। जो बच्चा भूख भूख चिल्ला रहा था, अब वह रो भी नहीं रहा था। वह कमजोरी से बेहोश हो रहा था। 3 साल का एक बच्चा 3 दिन भूखा रहकर कैसे जिंदा रहता। अनन्या ने आरव को गोद में लेकर चीखते हुए कहा, आरव, बस थोड़ा और सह ले, दीदी कुछ न कुछ लेकर आएगी, बस थोड़ा सा। 12 साल की रिया के होंठ भी सूख गए थे, पर वह अपनी दीदी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए भूख लगने के बावजूद चुप थी। अनन्या ने अपनी बहन को देखकर दांत भींच लिए। अब कुछ न कुछ करना ही होगा। अनन्या ने कांपते हाथों से दरार खोली। मां का दिया हुआ आखिरी चेक वहीं था, पीला पा चुका एक मुआ हुआ कागज, 17 साल पुराना चेक। अनन्या ने चेक निकालकर उसके पीछे देखा। धुंधली लिखाई दिख रही थी, मेरी प्यारी बहन प्रिया के लिए। जब सच में बहुत मुश्किल हो तभी इस्तेमाल करना और मुझे जोन जरूर करना। यह मां की बहन वही मौसी की लिखाई थी। अनन्या की आंखों से आंसू टपकने लगे। मां की जिंदगी भर की सबसे कीमती चीज, इस चेक को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया था। अनन्या ने चेक अपनी जेब में रखा और अपने भाई बहनों को उठाया। रिया ने चिंता से पूछा, दीदी कहां जा रहे हैं? खाना खाने। कहां? अनन्या ने जवाब देने के बजाय आरव को अपनी पीठ पर लाद लिया। अनन्या जल्दी से घर से निकली। रिया भी अपनी दीदी के पीछे पीछे चलने लगी। तीनों भाई बहन बर्फीली हवाओं में चल रहे थे। पतले कपाओं के कारण ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी। अनन्या ने दांत भींचक कर चलना जारी रखा। उसे नहीं पता था कि कहां जाना है, बस कोई खाने की जगह ढूंढनी थी। कुछ देर चलने के बाद गली के आखिर में एक रोशनी दिखी। यह एक पुराना सा ढाबा था। बोर्ड पर लिखा था, गुप्ता जी का ढाबा। कांच की खिड़की से गर्म भाप निकल रही थी। छोले भटूरे की खुशबू हवा में तैर रही थी। उस खुशबू को सूंघते ही तीनों बच्चों के पेट में चूहे दौड़ने लगे। अनन्या अपने भाई बहनों को लेकर ढाबे के अंदर गई। गर्म हवा का एक झोंका आया। तीनों भाई बहन एक कोने की मेज पर बैठ गए। ढाबे की मालकिन ने आकर पूछा, अरे तुम बच्चे अकेले आए हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे नहीं पता था कि क्या कहे। उसने बस मेनू देखकर कहा, 1 प्लेट छोले भटूरे दे दीजिए। 1? तुम 3 लोग हो और 1 प्लेट? जी। मालकिन ने सिर हिलाया पर और कुछ नहीं पूछा। थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म छोले भटूरे की 1 प्लेट आ गई। अनन्या ने चम्मच से उसे मिलाया और सबसे पहले आरव के मुंह में एक निवाला डाला। आरव खा ले, धीरे धीरे। बेसुध पड़ा आरव ने आंखें खोली। एक निवाला खाते ही उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वह जल्दी जल्दी खाने लगा। अनन्या ने फिर रिया के मुंह में निवाला डाला। रिया भी आंसुओं के साथ खाने लगी। अनन्या अपने भाई बहनों को खाते हुए देखती रही और खुद सिर्फ अचार खाती रही। उसके पेट से भी आवाज आ रही थी, पर उसने सब्र किया। पहले उसके भाई बहन 1 प्लेट छोले भटूरे जल्दी ही खत्म हो गए। तीनों बच्चे भूखे थे, पर आरव और रिया का पेट भरना ज्यादा जरूरी था। अनन्या ने अचार का आखिरी टुकड़ा चबाते हुए उठ खड़ी हुई। अब पैसे देने थे। कांपते हाथों से उसने जेब से चेक निकाला। 17 साल पुराना चेक, पीला और मुआ हुआ। अनन्या काउंटर पर गई और चेक आगे बढ़ाया। अंकल, क्या इससे पैसे दे सकते हैं? बचे हुए पैसे वापस मिल जाएंगे। मालकिन ने चेक लेकर अपनी आंखें बड़ी कर लीं। यह 1 लाख रुपये का चेक था, पर यह इतना पुराना था कि कागज टूटने वाला लग रहा था। बेटा, यह कब का चेक है? बहुत पुराना लग रहा है। वो मम्मी ने दिया था। अनन्या की आवाज कांप रही थी। उसे डर था कि कहीं यह चेक न चले। मालकिन ने थोड़ी देर चेक को देखा और फिर सिर हिलाया। यह बहुत पुराना है, मैं नहीं बता सकती। मैं बैंक में एक बार पूछ लेती हूँ। मालकिन ने फोन उठाकर बैंक में फोन किया। उसने चेक का सीरियल नंबर बताकर पूछा कि क्या यह इस्तेमाल हो सकता है। अनन्या घबराहट से इनकार करने लगी। उसके भाई बहन कोने में बैठकर अपनी दीदी को देख रहे थे। उसी वक्त
दिल्ली के बीचों बीच आदित्य ग्रुप के हेड ऑफिस में चेयरपर्सन आद्या मेहरा एक जरूरी मीटिंग में थी। सारे भाई अधिकारी बैठे हुए थे और अगली तिमाही की रणनीति पर चर्चा हो रही थी। तभी सेक्रेटरी ने दरवाजा खोला। मीटिंग में आने से मना किया था ना। सेक्रेटरी का चेहरा गंभीर था। मैम, एक जरूरी फोन आया है। मैं मीटिंग में हूं, बाद में बात करना। मैम, वो चेक है, वही चेक। बस इतना सुनते ही आद्या की आंखें बदल गईं। 17 साल पहले अपनी बहन को दिया हुआ चेक। आद्या ने उस चेक का सीरियल नंबर बैंक के सिस्टम में ट्रैक पर लगा रखा था। अगर यह चेक कभी इस्तेमाल होता तो उसे तुरंत खबर मिल जाती। और आज आखिरकार वह खबर आ गई थी। आद्या अपनी कुर्सी से उछल पी। कहां इस्तेमाल हुआ है? दिल्ली के बाहर एक छोटे से ढाबे में। पता मिल गया है। आद्या ने मीटिंग टेबल की तरफ देखकर दृढ़ता से कहा, आज की मीटिंग यहीं खत्म होती है, आप सब जा सकते हैं। अधिकारी हैरान होकर चले गए। आद्या ने अपना कोट उठाते हुए सेक्रेटरी को आदेश दिया, गाजी निकालो, अभी इसी वक्त चलना है। जी मैम। आद्या लिफ्ट से नीचे पार्किंग में गई। काली मर्सिडीज गाजियों की कतार खड़ी थी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। आद्या के बैठते ही 3 गाजियां एक साथ निकल पड़ी। कितने साल हो गए थे, कितने सालों से वह अपनी बहन के एक सुराग के लिए तरस रही थी, और आज आखिरकार वह सुराग मिल गया था। आद्या ने मुट्ठी भींचते हुए धीरे से कहा, प्रिया, इंतजार कर, दीदी आ रही है। ढाबे में सन्नाटा था। अनन्या काउंटर के सामने खई घबराहट से इंतजार कर रही थी। जब तक ढाबे की मालकिन बैंक से बात कर रही थी, समय जैसे थम गया था। कहीं चेक नकली निकला तो, कहीं बहुत पुराना होने के कारण नहीं चला तो, तरह तरह के बुरे ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे। कोने में रिया आरव को गोद में लिए अपनी दीदी को देख रही थी। दोनों बच्चे थक चुके थे। एक प्लेट छोले भटूरे से बस थोड़ी राहत मिली थी, पर कई दिनों की भूख इतनी आसानी से नहीं मिटती। मालकिन ने फोन रखकर सिर हिलाया। उसका चेहरा अजीब था। अनन्या का दिल बैठ गया। बेटा, यह चेक तुम्हें कहां से मिला? मम्मी ने दिया था, मरने से पहले। अनन्या की आंखों में आंसू भर आए। मालकिन का चेहरा धीरे धीरे बदल गया। उसे नहीं लगा कि बच्ची झूठ बोल रही है, और तीनों बच्चों की हालत देखकर उसका दिल पसीज गया। पतले कपड़े, मैले चेहरे, फटे होंठ, न जाने इन बच्चों पर क्या बीती होगी। तुम्हारी मम्मी नहीं रही तो पापा कहां हैं? अनन्या ने सिर झुका लिया। वह जवाब नहीं देना चाहती थी। मालकिन ने और कुछ नहीं पूछा, बल्कि वह रसोई में गई और 2 प्लेट छोले भटूरे और ले आई। बच्चों, यह भी खाओ मेरी तरफ से। अनन्या ने सिर हिलाते हुए मना किया। नहीं आंटी, हमारे पास पैसे नहीं हैं, बस वो चेक है। कोई बात नहीं, खाओ, और तुम्हारा चेक ठीक है। बैंक वालों ने कहा कि पुराना है पर चल जाएगा। यह सुनते ही अनन्या की आंखों से आंसू छलक पाए। चल जाएगा, यह सुनकर उसे बहुत राहत मिली, और साथ ही इतने दिनों से दबाकर रखा सारा दर्द एक साथ बाहर आ गया। मालकिन ने रोती हुई अनन्या की पीठ थपथपाई। रिया और आरव भी अपनी दीदी के पास आ गए। तीनों भाई बहन उस पुराने ढाबे के कोने में एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। कुछ देर बाद जब तीनों भाई बहन आंसू पोंछकर छोले भटूरे खा रहे थे, तभी अचानक ढाबे के बाहर तेवर रोशनी हुई। गाजियों की हेडलाइट्स कांच की खिड़की पर पाड़ रही थीं। मालकिन ने बाहर झांका तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 1, 2 नहीं 3 काली मर्सिडीज गाड़ियां ढाबे के सामने आकर रुकी थीं। इस पुरानी गली में ऐसी लग्जरी गाड़ियां, ये क्या है? मालकिन ने धीरे से कहा। अनन्या ने भी मुंह कर बाहर देखा। मर्सिडीज के दरवाजे खुले और काले सूट पहने कई आदमी बाहर निकले। वे बॉडीगार्ड्स लग रहे थे, और बीच वाली गाजी से एक महंगी कोट पहने अधे उम्र की औरत उतरी। उसके बाल करीने से बंधे थे और हाथ में एक महंगा लेदर बैग था। वह बहुत अमीर लग रही थी। वह औरत तेमाजी से ढाबे की तरफ आई। दरवाजा जोर से खुला। ठंडी हवा के साथ वह औरत अंदर आई। बॉडीगार्ड्स भी अंदर आने लगे, पर औरत ने हाथ से इशारा करके उन्हें रोक दिया, और उसने ढाबे के अंदर नजर दौड़ाई। उसकी नजर कोने में बैठे तीनों बच्चों पर जाकर रुक गई। एक पल में उसका चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखें कांपने लगीं। यह आद्या मेहरा थी। सालों बाद अपनी बहन का सुराग पाकर वह यहां आई थी, पर सामने उसकी बहन नहीं थी। फटेहाल कपों में 3 बच्चे छोले भटूरे खा रहे थे। उनमें से जो सबसे बौबही लड़की थी, उसका चेहरा देखकर आद्या की सांस रुक गई। उसका चेहरा जवानी के दिनों की प्रिया से हूबहू मिलता था। वही आंखें, वही नाक, वही होंठ।
जैसे वह आईने में देख रही हो। अनन्या अचानक आई इस अजनबी औरत को देखकर अपने भाई बहनों को अपने पीछे छिपा लिया। आरव अपनी दीदी के पीछे छिपकर धीमी आवाज में पूछा, दीदी, ये आंटी कौन है? अनन्या जवाब नहीं दे सकी। उसे नहीं पता था कि कौन है, बस उसे यह दिख रहा था कि उस औरत की आंखों में आंसू भरे हैं। आद्या कांपते कदमों से बच्चों के पास आई और अनन्या के सामने आकर रुक गई। वह देर तक चुपचाप अनन्या का चेहरा देखती रही। उसके होंठ कांप रहे थे। तुम्हारी मां का नाम क्या है? आद्या की आवाज कांप रही थी। अनन्या ने शक भरी नजरों से जवाब दिया, आप कौन हैं? आप मेरी मां को जानती हैं? मां का नाम क्या है? प्लीज बताओ। अनन्या कुछ देर झिझकी, फिर बोली, प्रिया। हमारी मां का नाम प्रिया मेहरा था। यह सुनते ही आद्या के घुटने जवाब दे गए। आद्या उस पुराने ढाबे के धूल भरे फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई। उसका महंगा कोट गंदा हो रहा था, पर उसे कोई परवाह नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। सालों से जिस बहन को वह ढूंढ रही थी, उसका नाम आखिरकार उसने सुन लिया था। पर सामने उसकी बहन नहीं, उसके बच्चे थे, वह भी फटेहाल, एक प्लेट छोले भटूरे खाते हुए। प्रिया तुम्हारी मां है? आद्या की आवाज में रोना था। अनन्या अचानक रोती हुई इस अजनबी औरत से डर गई। उसने अपने भाई बहनों को और कसकर पकड़ लिया। आप कौन हैं? आप हमारी मां को कैसे जानती हैं? मैं तुम्हारी बही मौसी हूं, तुम्हारी मां की बही बहन। यह सुनते ही अनन्या की आंखें बही हो गईं। मां ने मरने से पहले जिस बही मौसी के बारे में बताया था, जिसने चेक दिया था, अनन्या ने अपनी जेब से चेक निकाला। आद्या ने कांपते हाथों से वह चेक लिया। समय के साथ पीला पा चुका था, पर पीछे की लिखाई अभी भी बाकी थी। मेरी प्यारी बहन प्रिया के लिए, जब सच में बहुत मुश्किल हो, मेरी प्यारी बहन, एक बाची कर तभी इस्तेमाल करना और मुझे जोन जरूर करना। यह उसकी खुद की लिखाई थी। आद्या के हाथ कांपने लगे। यह मैंने ही लिखा था। आद्या ने चेक को अपने सीने से लगा लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन ने इतने सालों तक यह चेक संभाल कर रखा था। जब सच में बहुत मुश्किल हो, तब इस्तेमाल करने को कहा था, और वह मुश्किल वक्त अब आया था। पर उसकी बहन क्यों नहीं दिख रही? आद्या ने सिर उठाकर ढाबे में देखा। उसकी बहन कहीं नहीं थी। एक अनजानी आशंका ने उसे घेर लिया। अनन्या, मां कहां है? तुम्हारी मां कहां है? अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने होंठ भींच लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर आद्या का चेहरा सफेद पाक गया। अनन्या, क्यों रो रही है? मां कहां है? प्लीज बताओ। अनन्या बहुत देर तक रोती रही, फिर बड़ी मुश्किल से बोली। उसकी आवाज कांप रही थी, मां पिछले हफ्ते गुजर गईं। यह सुनते ही आद्या की दुनिया उजज गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। अभी क्या कहा? गुजर गईं? सालों बाद मिली। उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। आद्या वहीं जमीन पर बैठ गई। उसके मुंह से चीख जैसी आवाज निकली। ढाबे में बैठे सभी लोग हैरान होकर देखने लगे। बॉडीगार्ड्स जल्दी से अंदर आए, पर आद्या को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह बस फर्श पर लेटकर बिलख बिलख कर रो रही थी। प्रिया, नहीं। पुराने ढाबे के फर्श पर पाजी आद्या की रोने की आवाज पूरे ढाबे में गूंज रही थी। ढाबे की मालकिन, बॉडीगार्ड्स, कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आद्या यह मानने को तैयार नहीं थी कि सालों बाद मिली उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। उसका दिमाग खाली हो गया था। कुछ देर पहले तक वह अपनी बहन से मिलने की उम्मीद में खुश थी, और यह क्या हो गया? आद्या ने फर्श पर मुक्के मारते हुए चिल्लाया, प्रिया, माफ कर दे, दीदी को माफ कर दे। बहुत देर तक रोने के बाद आद्या ने बड़ी मुश्किल से सिर उठाया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसकी नजर तीनों बच्चों पर जाकर रुकी। अनन्या अपने भाई बहनों को सीने से लगाए रो रही थी। 12 साल की रिया डरी हुई अपनी दीदी के पीछे खई थी, और 3 साल का आरव बिना कुछ समझे अपनी बहनों के बीच में था। आद्या कांपते पैरों से उठी और बच्चों के पास गई, और उसने तीनों बच्चों को एक साथ गले लगा लिया। बच्चों, मैं तुम्हारी मौसी हूं, बही मौसी। अनन्या पहले तो सहम गई। एक अजनबी का अचानक गले लगाना उसे अजीब लगा, पर मौसी की गोद बहुत गर्म थी, बिल्कुल मां की गोद जैसी। अनन्या की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। रिया और आरव भी रोने लगे। वे चारों उस पुराने ढाबे के कोने में देर तक एक दूसरे से लिपटकर रोते रहे। थोड़ी देर बाद आद्या ने आंसू पोंछते हुए पूछा। उसकी आवाज भारी थी,
अनन्या, तुम्हारी मां की मौत कैसे हुई? क्या बीमारी थी? अनन्या ने सिर झुकाकर जवाब दिया, उनके फेफड़े खराब हो गए थे। डॉक्टर ने इलाज कराने को कहा था, पर पैसे नहीं थे, इसीलिए। पैसे नहीं थे? क्यों? तुम्हारे पापा क्या कर रहे थे? यह सवाल सुनते ही अनन्या का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपने होंठ भींच लिए, जैसे वह कुछ कहना नहीं चाहती हो। आद्या ने अपनी भांजी का कंधा पककर फिर से पूछा, अनन्या, पापा कहाँ हैं? तुम लोग इस हालत में अकेले क्यों घूम रहे हो? अनन्या बहुत देर तक झिझकती रही, फिर उसने बोलना शुरू किया। पहले धीरे धीरे, फिर जैसे बांध टूट गया हो। इतने दिनों से दिल में दबाकर रखी सारी बातें बाहर आ गईं कि कैसे पापा रोज शराब पीते थे, कैसे नशे में मां को मारते थे, कैसे मां के बीमार होने पर भी इलाज के पैसे नहीं देते थे। अनन्या के मुंह से निकला हर एक शब्द आद्या के दिल में खंजर की तरह चुभ रहा था। जब मां काम करते करते बेहोश हो गई थी, तब भी पापा शराब पी रहे थे। मैंने उनसे अस्पताल ले जाने को कहा तो उन्होंने चिल्लाकर कहा कि पैसे नहीं है। आद्या के हाथ कांपने लगे, गुस्सा उसके अंदर उबल रहा था। अनन्या ने आगे कहा, मां के मरने के बाद अंतिम संस्कार होते ही पापा इंश्योरेंस और घर के सारे पैसे लेकर भाग गए। क्या भाग गए? हाँ, उन्होंने कहा कि हम मां के पास जाएं या कहीं भी जाएं, उन्हें मतलब नहीं, और फिर चले गए। आद्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने इतनी जोर से मुट्ठी भींची कि नाखून उसकी हथेली में धंस गए। उस इंसान ने उसकी बहन को इतना सताया, यह सोचकर ही उसका खून खौल रहा था, और अब बहन के मरते ही पैसे लेकर भाग गया, बच्चों को सखक पर छोकर। आद्या ने दांत भींचकर पूछा, इसलिए तुम लोग 3 दिन से भूखे थे? अनन्या ने सिर हिलाया। रिया ने अपनी दीदी के पीछे से धीमी आवाज में कहा, दीदी ने कूड़ेदान में भी खाना ढूंढा था हमें खिलाने के लिए। यह सुनते ही आद्या की आंखों से फिर से आंसू छलक पड़े। 17 साल की एक लड़की को अपने भाई बहनों को खिलाने के लिए कूड़ेदान में खाना ढूंढना पचा? क्या यह मजाक है? आद्या ने अनन्या को गले लगाकर रोते हुए कहा, माफ कर दे बेटा, मौसी को माफ कर दे, मुझे पहले ही तुम्हें ढूंढ लेना चाहिए था। अनन्या भी अपनी मौसी की गोद में लिपटकर रो पजी। इतने दिनों से दबाकर रखा सारा दर्द एक साथ बाहर आ गया। जब मां बीमार थी, जब पापा मारते थे, जब भाई बहन भूख से रोते थे, तब भी उसने अपने आंसू रोक रखे थे। अनन्या अपनी मौसी की पीठ पककर एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी। रिया और आरव भी अपनी दीदी और मौसी से लिपट कर रोने लगे। बहुत देर तक रोने के बाद आद्या ने सिर उठाया। उसकी आंसुओं से भरी आंखों में एक ठंडी आग जल रही थी। दुख अब गुस्से में बदल चुका था। आद्या ने कांपती आवाज में पूछा, अनन्या, तुम्हारे पापा का फोन नंबर है? हाँ, जब पापा नशे में सो रहे थे तब मैंने याद कर लिया था। मुझे बता सकती हो? अनन्या ने सिर हिलाकर नंबर बता दिया। आद्या ने तुरंत अपने सेक्रेटरी को बुलाकर वह नंबर दिया। सेक्रेटरी ने सिर झुकाकर पूछा, क्या करना है? मैम, आद्या की आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। अभी इसकी लोकेशन ट्रेस करो और वकीलों की टीम को तैयार रखो। आद्या तीनों बच्चों को लेकर ढाबे से निकली। बाहर अभी भी 3 काली मर्सिडीज गाजियां खाही थीं। बॉडीगार्ड ने दरवाजा खोला। तीनों बच्चे पहली बार ऐसी लग्जरी गाजी में बैठे थे। वे हैरान थे। लेदर की सीटें गर्म थीं और गाजी के अंदर एक हल्की खुशबू थी। आरव ने धीमी आवाज में पूछा, दीदी, क्या हम सच में इस गाजी में बैठ सकते हैं? हाँ आरव, ये मौसी की गाजी है, अनन्या ने अपने छोटे भाई के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। आरव हैरानी से गाजी के अंदर देख रहा था। रिया अपनी दीदी के पास बैठकर खिड़की से बाहर देख रही थी। गाजी चलने पर बर्फ से ढकी दिल्ली की सड़कें पीछे छूट रही थीं। इन बात था। आद्या अपनी भांजी भांजे को देखकर दुखी हो रही थी। इन बच्चों ने कितना कुछ सहा होगा। मां को खोया, बाप ने छोड़ दिया, 3 दिन भूखे रहे। यह सोचकर ही उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद गाजी वसंत विहार की एक आलीशान कोठी के सामने रुकी। बड़ा सा लोहे का गेट खुला और एक खूबसूरत बगीचा नजर आया। तीनों बच्चों का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने ऐसी कोठी सिर्फ फिल्मों में देखी थी। गाजी से उतरकर बच्चे हैरान खाए रहे। आद्या ने बच्चों का हाथ खुला का खुला रह गया कि आद्या ने बच्चों का हाथ पककर उन्हें अंदर ले जाते हुए कहा, चलो अंदर चलो, अब से यही तुम्हारा घर है। कोठी अंदर से और भी शानदार थी। ऊंची छत, चमकते झां, फानूस, नरम कालीन। तीनों बच्चों को लग रहा था जैसे वे कोई सपना देख रहे हों। आद्या सबसे पहले बच्चों को बाथरूम ले गई। उसने गर्म पानी से उन्हें नहलाया।
कई दिनों से न नहाने के कारण बच्चों के शरीर से मैला पानी बह रहा था। आद्या ने खुद अपनी भांजे के बाल, 3 के बाल, एक आद्या ने खुद धोए और इस दौरान वह लगातार अपने आंसू पी रही थी। नहाने के बाद बच्चों को नए कपड़े पहनाए, नरम नरम नाइट सूट और फिर उन्हें डाइनिंग रूम में ले जाकर खाना परोसा। काई पनीर, दाल मखनी, पुलाव, शाही कोफ्ता, मेज पर जैसे दावत सजी थी। तीनों बच्चों ने हैरानी से मेज को देखा। आरव ने लार निगलते हुए पूछा, मौसी, क्या यह सब सच में हम खा सकते हैं? हाँ, खूब खाओ, यह सब तुम्हारा ही है। बच्चे जल्दी जल्दी खाने लगे। अनन्या अपने भाई बहनों की प्लेट में सब्जी डाल रही थी और खुद भी खा रही थी। आद्या यह ननारा देखकर फिर से रो पी। ये बच्चे कितने भूखे होंगे जो इस तरह खा रहे हैं। आद्या अपनी भांजे को खाते हुए देखकर उठी। उसे कुछ काम करना था। स्टडी रूम में जाकर आद्या ने अपने सेक्रेटरी को फोन किया। लोकेशन मिली? हाँ मैम, साउथ दिल्ली के एक बार में है। बार में बच्चों को भूखा छोकर वह शराब पी रहा है। आद्या की आवा कांप रही थी, गुस्सा उबल रहा था। उसकी बहन को मार डाला, बच्चों को सड़क पर छोड़ दिया और उन पैसों से शराब पी रहा है। यह इंसान नहीं था, यह एक जानवर था। आद्या ने दांत भींचकर आदेश दिया, बॉडीगार्ड्स की टीम भेजो और वकीलों को भी तैयार रखो। धोखाधड़ी, बच्चों को छोड़ना, प्रताड़ना, जितने भी केस बन सकते हैं सब तैयार करो। जी मैम। फोन रखकर आद्या ने खिड़की से बाहर देखा। बर्फ गिर रही थी। उसे लगा जैसे कहीं से उसकी बहन उसे देख रही हो। आद्या ने धीरे से कहा, प्रिया देख, दीदी उस इंसान को नहीं छोड़ेगी और बच्चों की मैं रक्षा करूंगी, चिंता मत कर। उस रात साउथ दिल्ली का एक बार रोहन एक कमरे में नशे में धुत होकर अय्याशी कर रहा था। पत्नी के इंश्योरेंस और सिक्योरिटी के पैसों से खरीदी गई महंगी शराब मेज पर रखी थी और उसके पास जवान लड़कियां बैठी थीं। पत्नी को मरे हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था, पर वह सब कुछ भूल चुका था। उसने अपने 3 बच्चों को सड़क पर छोड़ दिया था। इस बात की भी उसे कोई परवाह नहीं थी। वह जाम पीते हुए हंस रहा था। तभी कमरे का दरवाजा वोर से खुला। काले सूट पहने कई आदमी अंदर घुस आए। रोहन ने नशे में धुत आंखों से उन्हें देखा। कौन हो तुम लोग? यह कमरा बुक है। जवाब देने के बजाय वे आदमी साइड में हट गए। उनके बीच से एक महंगी कोट पहने औरत अंदर आई। आद्या मेहरा थी। रोहन ने पहले तो उसे नहीं पहचाना। नशे में उसकी आंखें धुंधली थीं। आद्या धीरे धीरे उसके पास आई और रोहन के सामने खड़ी होकर उसे ठंडी नजरों से देखने लगी। बहुत दिनों बाद मिले रोहन जी। उस आवाज को सुनकर रोहन का चेहरा सख्त हो गया। उसका सारा नशा उतर गया। ये आवाज जानी पहचानी थी। उसने सिर उठाकर औरत का चेहरा देखा और देखते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। साली साहिबा। यह उसकी पत्नी की बही बहन थी। शादी के शुरुआती दिनों में वह कुछ बार मिला था। तब वह एक साधारण सी ऑफिस जाने वाली लांचकी लगती थी, पर आज उसके सामने बॉडीगार्ड्स के साथ एक अरबपति चेयरपर्सन खड़ी थी। रोहन के पैर कांपने लगे। हाँ, मैं हूं, प्रिया की दीदी। आद्या की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। रोहन जल्दी से उठने लगा, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने दोनों तरफ से उसके कंधे दबाकर उसे वापस बिठा दिया। वह भाग नहीं सकता था। आद्या एक कदम और आगे बढ़ी। रोहन जी, तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया? वो साली साहिबा, मैं मार खानी है या जवाब दोगे? रोहन कांपते हुए बोलने लगा। नशे में ललखाती बांध से वह बहाने बनाने लगा। साली साहिबा, मेरी भी सुनिए। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मेरी मजबूरी थी। मजबूरी? कैसी मजबूरी? प्रिया बीमार थी, मुझे पता नहीं चला, और पैसे भी मैंने नहीं लिए, वो तो कर चुकाने में। उसकी बात पूरी होने से पहले ही आद्या का हाथ बिजली की तरह चला। छटाक! एक जोरदार थप्पड़ की आवाज कमरे में गूंज गई। रोहन का सिर घूम गया। उसका गाल लाल हो गया था। झूठ बोलना बंद करो। मेरी बहन को दुख देने का, मेरे भांजे भांजी को भूखा रखने का एक एक करके हिसाब चुकाओगे। रोहन गाल पकड़कर सिर नहीं उठा सका। आद्या की आंखें बहुत डरावनी थीं, उनमें गुस्सा भरा था। आद्या ने फिर से कहा, जब मेरी बहन काम करते करते बेहोश हो गई थी तब तुम क्या कर रहे थे? वो उसने इलाज के पैसे मांगे तो तुमने चिल्लाया था ना कि पैसे नहीं है। साली साहिबा, तब सच में पैसे नहीं थे, तो अब यहां महंगी शराब पीने के पैसे कहां से आए? रोहन कोई जवाब नहीं दे सका। उसके पास कोई बहाना नहीं था। वह अपनी पत्नी के इंश्योरेंस और सिक्योरिटी के पैसों से शराब पी रहा था। आद्या ठंडी हंसी हंसी। वह हंसी से यादा एक ताना था।
मेरे भांजे भांजी 3 दिन से भूखे थे। उन्होंने कूहेदान में भी खाना ढूंढा और तुम यहां शराब पी रहे थे। यह सुनकर रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। आद्या ने इशारा किया तो दरवाजा खुला और सूट पहने कई लोग अंदर आए। वे आदित्य ग्रुप के वकील थे। एक ने कागजों का बंडल मेज पर पटकते हुए कहा, मिस्टर रोहन शर्मा, बच्चों को छोड़ने और प्रताड़ित करने, धोखाधड़ी के अलावा अपनी बीमार पत्नी को जानबूझकर मरने के लिए छोड़ने का केस भी लगेगा। आपको जिंदगी भर जेल में सजाएंगे और हम पीड़ित परिवार की तरफ से आप पर हर्जाने का केस भी करेंगे। रोहन के चेहरे से खून गायब हो गया। केस? मुकदमा? यह क्या हो रहा है? अब उसे मामले की गंभीरता समझ में आई और वह फर्श पर लेट गया। उसने घुटने टेक दिए और माथा जमीन पर टिका दिया। साली साहिबा, एक बार मुझे बख्श दीजिए। मुझसे गलती हो गई। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। आद्या ने उसे ठंडी नजरों से देखा। फर्श पर गिंगिजाता हुआ वह बहुत दयनीय लग रहा था। जिसने उसकी बहन को मारा, बच्चों को भूखा रखा, पैसे लेकर भागा, वह आज जान की भीख मांग रहा था। पुलिस को बुलाओ। साली साहिबा प्लीज, मैं जेल गया तो मर जाऊंगा। मेरी बहन सच में मर गई तुम्हारी वजह से। यह सुनकर रोहन चुप हो गया। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। हथकड़ियां पहनाकर रोहन को घसीटते हुए ले जाया गया। वह आखिर तक जान की भीख मांगता रहा, पर आद्या ने मुंह कर नहीं देखा। कमरे से निकलते हुए आद्या के पीछे रोहन की चीखें दूर होती गईं। जब आवाज पूरी तरह बंद हो गई तो आद्या ने एक गहरी सांस ली। बदला लेने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिला। उसकी बहन वापस तो नहीं आने वाली थी। कोठी लौटकर आद्या चुपचाप लिविंग रूम में गई। तीनों बच्चे सोफे पर एक दूसरे से लिपटकर सो रहे थे। पेट भरकर खाना खाकर, गर्म कपड़े पहनकर नरम सोफे पर वे सो गए थे। अनन्या ने दोनों हाथों से अपने भाई बहनों को गले लगा रखा था। 12 साल की रिया अपनी दीदी के कंधे पर सिर रखकर सो रही थी और 3 साल का आरव अपनी दीदी की गोद में मुंह छिपाकर सांस ले रहा था। आद्या यह ननारा देखकर रो पड़ी। वह धीरे धीरे बच्चों के पास जाकर बैठ गई। उसने अनन्या का चेहरा ध्यान से देखा। सच, खरंदाथी बच्चे के ताप नहीं, मैं वह प्रिया जैसी ही दिखती थी। वही आंखें, वही नाक, वही होंठ, जैसे जवानी के दिनों की प्रिया उसके सामने हो। आद्या ने अपनी भांजी के बालों को धीरे से सहलाया। उसके स्पर्श से अनन्या ने आंखें खोली। मौसी, माफ करना, नींद खराब कर दी। नहीं मौसी, आप कहां गई थीं? आद्या कुछ देर झिझकी, फिर बोली, हां, बस एक काम से गई थी। अनन्या ने सिर हिला दिया। उसने और कुछ नहीं पूछा। शायद वह समझ गई थी। आद्या ने अपनी भांजी का हाथ कसकर पकाते हुए कहा, अनन्या, मौसी को कुछ कहना है। जी मौसी। मौसी, मौसी को माफ कर दे। मुझे पहले ही तुम्हें ढूंढ लेना चाहिए था, तुम्हारी मां को, तुम लोगों को। मुझे और जल्दी ढूंढना चाहिए था। आद्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सालों तक अपनी बहन को ढूंढा पर नाकाम रही। इस बीच उसकी बहन मर गई और बच्चे भूखे रहे। उसे लग रहा था कि यह सब उसकी गलती है। अगर उसने और मेहनत की होती और जल्दी ढूंढा होता तो ऐसा नहीं होता। मौसी, आप रोइए मत। अनन्या ने अपनी मौसी का हाथ कसकर पकड़ लिया। 17 साल की एक लड़की एक बड़ी औरत को दिलासा दे रही थी। मौसी, आपकी गलती नहीं है। मां ने ही आपको फोन नहीं किया। मां को आपके सामने आने में शर्म आ रही थी। यह सुनकर आद्या और होर से रोपी। उसकी बहन को उसके सामने आने में शर्म आ रही थी। यह सोचकर उसका दिल टूट गया। आद्या ने अपनी भांजी को गले लगा लिया। अनन्या, अब से मौसी तुम्हारी रक्षा करेगी। मैं तुम सबको पालूंगी। दोबारा कभी भूखा नहीं रहने दूंगी। दोबारा कभी दुख नहीं होने दूंगी। अनन्या की आंखों से भी आंसू बहने लगे। मां के मरने के बाद पहली बार उसे इतनी सुरक्षा महसूस हुई थी। अब वह अकेली नहीं है। अब उसके भाई बहन भूखे नहीं रहेंगे। अनन्या अपनी मौसी की गोद में लिपटकर देर तक रोती रही। उसकी आवाज सुनकर रिया और आरव भी जाग गए। बिना कुछ समझे दोनों बच्चे अपनी दीदी और मौसी को देखने लगे। आद्या ने दोनों हाथ फैलाकर कहा, रिया, आरव, इधर आओ, मौसी के पास आओ। दोनों बच्चे दौड़कर अपनी मौसी से लिपट गए। आद्या ने तीनों भांजे भांजियों को एक साथ गले लगा लिया। चारों के रोने की आवाज भय से लिविंग रूम में गूंज रही थी। यह दुख के आंसू थे, पर साथ ही राहत के भी। अब ये बच्चे अकेले नहीं थे। आद्या उनकी रक्षा करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ दिन बीत गए। तीनों बच्चे धीरे धीरे सामान्य हो रहे थे। वे समय पर खाना खाते, गर्म बिस्तर में सोते और साफ कपड़े पहनते थे।
उनके गाल भरने लगे थे और आंखों में चमक आ गई थी। खासकर सबसे छोटा आरव दिन ब दिन खुश रहने लगा। वह बाई सी कोठी में दौड़ता फिरता और कुछ भी स्वादिष्ट खाने पर उसकी आंखें खुशी से चमक उठती थीं। रिया भी पहले तो शर्माती थी, पर अब वह अपनी मौसी से घुल मिल गई थी। वह मौसी की दी हुई नई ड्रेस पहनकर आईने के सामने घूमती रहती थी। अनन्या अभी भी बड़ी बनी रहती थी। भाई बहनों की देखभाल करना उसकी आदत बन चुकी थी। वह रोज सुबह उन्हें उठाती और खाना खाते समय आरव के मुंह में पहले निवाला डालती थी। आद्या अपनी भांजी को देखकर दुखी हो जाती थी। यह 17 साल की एक लड़की का बोझ नहीं था। उस सुबह आद्या ने अनन्या को बुलाया। अनन्या, आज मौसी के साथ कहीं चलना है। कहाँ मौसी? नाना जी से मिलने। अनन्या की आंखें बड़ी हो गईं। उसने नाना जी का नाम पहली बार सुना था। मां ने अपने मायके के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। आद्या ने अपनी भांजी का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे नाना जी अब इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी तस्वीर है। हम वहां जाकर उनसे मिलेंगे। अनन्या ने सिर हिला दिया। रिया और आरव भी साथ चलने को तैयार हो गए। तीनों बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपनी मौसी के साथ गाजी में बैठे। गाजी कोठी के पीछे बने एक छोटे से पूजा घर की तरफ गई। शांत बगीचे से होकर वे एक छोटी सी इमारत में पहुंचे। दरवाजा खोलने पर अगरबत्ती की हल्की खुशबू आई। सामने एक बजी सी तस्वीर रखी थी, एक गंभीर चेहरे वाले बुजुर्ग की। आदित्य ग्रुप के पूर्व चेयरमैन, तीनों बच्चों के नाना जी। आद्या बच्चों को तस्वीर के सामने ले गई। तीनों बच्चे अनजान माहौल में थोड़े घबराए हुए थे। आद्या सबसे पहले तस्वीर के सामने घुटने टेक कर बैठी और अपनी भांजी भांजे को देखकर बोली, बच्चों, ये तुम्हारे नाना जी हैं, तुम्हारी मां के पापा। बच्चों ने तस्वीर को देखा। एक गंभीर चेहरे वाले बुजुर्ग। आरव ने धीमी आवाज में पूछा, नाना जी भी भगवान के पास चले गए? हाँ आरव, कुछ साल पहले चले गए। आद्या थोड़ी देर चुप रही। उसका गला भर आया। उसे याद आया कि पापा ने मरने से पहले आखिरी बात क्या कही थी। उन्हें अपनी छोटी बेटी को न ढूंढ पाने का मलाल था। वे मरने से पहले उसे एक बार देखना चाहते थे, पर उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। आद्या ने तस्वीर को देखकर कांपती आवाज में कहा, पापा, मैं हूं आद्या। आज मैं आपके नाती पोतों को लेकर आई हूं, आपकी छोटी बेटी प्रिया के बच्चे। तीनों बच्चे चुपचाप अपनी मौसी की बातें सुन रहे थे। आद्या ने आगे कहा, प्रिया पहले ही चली गई। पापा, मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाई, मुझे माफ कर दीजिए। आद्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी बहन की रक्षा न कर पाने का अपराध बोध हो रहा था। अगर वह पापा के हिंदा रहते अपनी बहन को ढूंढ कर ले आती। अनन्या रोती हुई मौसी के पास जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। आद्या ने अपनी भांजी का हाथ कसकर पकड़ते हुए फिर से कहा, लेकिन बच्चों की मैं रक्षा करूंगी। प्रिया की जगह मैं उन्हें पालूंगी, आप चिंता मत कीजिए। पापा, इतना कहकर आद्या ने अपनी जेब से एक तस्वीर निकाली। यह जवानी के दिनों की प्रिया की तस्वीर थी। 20 साल की उम्र की, घर छोड़ने से पहले की। वह खिलखिलाकर हंस रही थी। आद्या ने वह तस्वीर अपने पापा की तस्वीर के पास रख दी। प्रिया, अब पापा के पास रहना, बहुत दुख सहे तूने। अनन्या अपनी मां की तस्वीर को देखकर रोने लगी। तस्वीर में मां उसकी उम्र की थी। हंसता हुआ चेहरा अनजान भी था और जाना पहचाना भी। रिया भी अपनी दीदी के पास खड़ी मां की तस्वीर को देख रही थी। 3 साल का आरव कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर अपनी बहनों को रोता देखकर वह भी रोने लगा। आद्या ने तीनों बच्चों को गले लगा लिया। बच्चों, नाना जी और मां को नमस्ते कहो, कहो कि हम आ गए हैं। तीनों बच्चे एक साथ घुटने टेक कर सिर झुकाए। अनन्या ने सबसे पहले कहा, नाना जी नमस्ते, हम आ गए हैं। और मां, आपकी बहुत याद आती है। यह सुनते ही सबकी आंखों से आंसू बह निकले। उस रात कोठी बहुत दिनों बाद गर्मजोशी से भर गई। आद्या ने खुद रात का खाना बनाया। वैसे तो यह काम रसोइया करता था, पर आज वह अपने हाथों से अपनी भांजी भांजे को खिलाना चाहती थी। उसने कैंजी बनाई, अंडे का आमलेट बनाया और पनीर भुर्जी बनाई। यह सब उसकी बहन प्रिया को पसंद था। उसने सोचा कि शायद बच्चों को भी पसंद आएगा। मेज पर बैठकर चारों ने खुशी खुशी खाना खाया। आरव ने आमलेट का एक टुक्का खाकर अपनी आंखें बड़ी कर लीं। मौसी, यह बहुत अच्छा है, अच्छा लगा और खाओ। रिया ने भी पनीर भुर्जी उठाते हुए कहा, मौसी, यह मां की बनाई हुई भुर्जी जैसा ही लग रहा है। यह सुनकर आद्या की आंखें भर आईं। शायद बहन और भांजी का स्वाद एक जैसा था।
अनन्या चुपचाप खाना खाते हुए अपने भाई बहनों को देख रही थी। बहुत दिनों बाद उसने अपने भाई बहनों को इतना खुश देखा था। भूख से रोने वाला आरव आज बहुत अच्छा है कहकर हंस रहा था और हमेशा दीदी के पीछे छिपने वाली रिया आज मौसी से बातें कर रही थी। शायद इसी को खुशी कहते हैं। खाना खाने के बाद चारों लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गए। आद्या ने बच्चों को देखकर कहा, बच्चों, मौसी एक वादा करती है, आज के बाद तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, न भूखा रहना पड़ेगा न ठंड लगेगी। तीनों बच्चों ने सिर हिलाया। आद्या ने आगे कहा, और लगता हाँ माँ, मैं तुम्हारी माँ तो नहीं बन सकती, पर माँ जितना प्यार अरूर करूंगी, नहीं उससे भी ज्यादा प्यार करूंगी। अनन्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। माँ के मरने के बाद यह सबसे प्यारी बात थी जो उसने सुनी थी। अनन्या अपनी मौसी से लिपटकर रो पड़ी। मौसी, शुक्रिया, सच में बहुत बहुत शुक्रिया। रिया और आरव भी दौड़कर अपनी मौसी से लिपट गए। वे चारों देर तक एक दूसरे से लिपटकर रोते और हंसते रहे। बाहर बर्फ गिर रही थी, पर कोठी के अंदर पहले से कहीं ज्यादा गर्मी थी। रात गहरी होने पर बच्चे एक एक करके सो गए। आद्या ने अपनी भांजी भांजे के कमरे का दरवाजा धीरे से खोला और अंदर देखा। बपे से बिस्तर पर तीनों बच्चे एक दूसरे से लिपटकर सो रहे थे। अनन्या ने दोनों हाथ फैलाकर अपने भाई बहनों को गले लगा रखा था। वह बिल्कुल एक मां जैसी लग रही थी। आद्या चुपचाप बच्चों के पास गई और एक एक करके उनके माथे पर चूमा। गुड नाइट मेरे बच्चों। बाहर पूरा चांद चमक रहा था। उसकी रोशनी बच्चों के चेहरों पर पड़ रही थी। आद्या को अचानक लगा जैसे उसकी बहन आसमान से उसे देख रही हो, बच्चों को गर्म जगह पर आराम से सोते हुए देखकर मुस्कुरा रही हो। आद्या ने खिड़की से बाहर देखकर धीरे से कहा, प्रिया, बच्चे आराम से सो रहे हैं, अब चिंता मत कर, दीदी उन्हें अच्छे से पालेगी। जैसे जवाब में बादलों के बीच से चांद की रोशनी और तेम हो गई। आद्या मुस्कुराई। उसे लगा जैसे उसकी बहन हंस रही हो। अब सब ठीक हो जाएगा। 17 साल का इंतजार खत्म हो गया था। भले ही वह अपनी बहन से दोबारा नहीं मिल सकी, पर बहन के छोए हुए 3 बच्चे उसके पास थे। ये बच्चे उसकी बहन की निशानी थे। आद्या ने कसम खाई वह अपनी बहन की कमी भी पूरी करेगी और इन बच्चों को खूब प्यार देगी। यही उसकी बहन के लिए उसका आखिरी प्यार था। इस तरह उस सर्दियों की रात एक नए परिवार की शुरुआत हुई। यह एक पुराने मुए हुए चेक से जुड़ा एक चमत्कार था। एक पुराने पीले पा चुके चेक से जुहा 17 साल बाद का चमत्कार। तीनों भाई बहन अब अकेले नहीं हैं। आसमान में उनकी मां भी रूर मुस्कुरा रही होगी। आज की कहानी कैसी लगी? अगर आपका दिल भर आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर दबाएं। आज की कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट में बताएं। आपका हर एक कमेंट हमें बहुत हिम्मत देता है। तो चलिए अगली कहानी में फिर मिलते हैं।